D39 अध्याय 381। यद्यपि ईश्वर दीर्घजीवी हैं, फिर भी उनका भी अंत होता है। क्या दिव्य प्राणी भी हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकते? ली युआन को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने सोचा था कि जो प्राणी खुद को दिव्य कहलाने का साहस रखते हैं, उनका जीवन काल यदि स्वर्ग के बराबर नहीं तो कम से कम दसियों हजार वर्ष तो होना ही चाहिए। 5000 वर्ष वास्तव में बहुत लंबा समय है, जो 7 सितारा सभ्यता के पूरे जीवनकाल के बराबर है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह उनकी दिव्यता की अपेक्षाओं से कम था। तथाकथित दिव्य प्राणी केवल शक्तिशाली जीवन रूप हैं। इस दुनिया में कौन अमर है? कुछ भी शाश्वत नहीं है। लड़की मुस्कुराई और बोली, वर्षों का बीतना, जीवन और मृत्यु का चक्र, ये ब्रह्मांड के अंतिम सत्य हैं। अग्नि प्रणाली दिव्य की विरासत का हॉल। ली युआन ने खुद से सोचा, ज्यादा चिंतित महसूस नहीं किया। गुयू के साथ उनके हाल के संचार के आधार पर प्राचीन मशाल दिव्य के प्रत्यक्ष शिष्य बनने के बाद सीमा आत्मा निश्चित रूप से उनके साथ बहुत शिष्टाचार के साथ व्यवहार करेगी। यहाँ तक कि उसे एक निश्चित स्तर का अधिकार भी दिया जा सकता है। अचानक, ली युआन, क्या तुम सफल हो गए? कुछ ही दूरी से एक उत्साहित आवाज आई। उसके बाद लाल कपड़े पहने एक व्यक्ति एक आकर्षक सिलहूट हॉल के गलियारे से चला आया। ये दृश्य देखकर ली युआन की आंखें चमक उठीं। ये लिन लान्यू था, लेकिन वह बदल गई थी। हाई स्कूल से लेकर अब तक मुश्किल से 1 वर्ष ही बीता था, और यद्यपि वे अक्सर वर्चुअल नेटवर्क पर मिलते थे, विशेष रूप से शुबो की मृत्यु के समय जब उन्होंने कई दिन एक साथ बिताए थे, ली युआन ने पहले ही लिन लान्यू के स्वभाव में परिवर्तन को नोटिस कर लिया था। वह अधिक वीर बन गई थी, लेकिन यह अभी भी एक सूक्ष्म परिवर्तन था। आज तक जब वे पुनः मिले, लिन लान्यू बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन उसने अपनी हाई स्कूल की अपरिपक्वता को पूरी तरह से त्याग दिया था और उसमें गहरा परिवर्तन आया था। उसका स्वभाव बहुत विशेष था। अवचेतन रूप से ली युआन ने गुयू के बारे में सोचा। यह एक पूरी तरह से अलग तरह की आभा थी। गुयू में एक युवा लड़की की पवित्र भावना थी, जिसमें ठंड का एक अतिरिक्त स्पर्श था जिससे लोग अपवित्र नहीं होना चाहते थे। दूसरी ओर लिन लान्यू इसके विपरीत थी, वहां खड़ी थी जैसे कि अंतहीन उत्साह बिखेर रही हो। बिल्कुल, ली युआन को यह स्वीकार करना पड़ा कि यदि वह दोनों की तुलना करें तो लिन लान्यू अभी भी बहुत पीछे रह गई। लेकिन वह ली युआन द्वारा देखी गई कई अन्य महिलाओं से कहीं बेहतर थी। उनकी नजरें टकरा गईं। लान्यू, तुम वास्तव में यहाँ हो। ली युआन भी मुस्कुराया। दुनिया के भीतर दुनिया की उसकी यात्रा, जहाँ उसे दिव्य सत्ता विरासत मिली, एक अप्रत्याशित खुशी थी। उसने मूल रूप से केवल लिन लान्यू को बचाने की योजना बनाई थी, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए ली युआन को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि अब उसे उसके बचाव की आवश्यकता नहीं है। अल्पविराम। यह एक लंबे अलगाव के बाद पुनर्मिलन था, और ऐसे दृश्य में दोनों को कुछ असामान्य महसूस हुआ। लान्यू, क्या तुम्हें पता था कि मैं आ रहा हूँ? ली युआन ने सोचा कि लिन लान्यू ने पहले क्या कहा था। हाँ, सीमा आत्मा ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, कहा कि तुम पृथ्वी प्रणाली दिव्य प्राणी विरासत को स्वीकार करने गए थे। ऐसा लगता है कि तुम सफल हो गए हो। लिन लान्यू ने एक मुस्कान प्रकट की, जो ली युआन के लिए खुश लग रही थी। वह पृथ्वी प्रणाली दिव्य प्राणी मेरे गुरु से भी अधिक शक्तिशाली है। लिन लान्यू ने कहा। गुरु? आपने अग्नि तंत्र के दिव्य प्राणी को अपना गुरु बना लिया है। ली युआन की आंखें चमक उठीं। हम, लेकिन सिर्फ नाम पंजीकृत शिष्य के रूप में। लिन लान्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, इस मामले में मैं तुमसे बहुत कमतर हूँ। मैं प्रतिभा या समझ के कारण नहीं, बल्कि रक्त संबंधी अनुकूलता के कारण शिष्य बन पाया। रक्त रेखा। ली युआन और भी हैरान हो गया। अब तक उसने अनुमान लगाया था कि लिन लान्यू ने अग्नि प्रणाली दिव्य सत्ता विरासत प्राप्त कर ली होगी या प्राप्त करने की प्रक्रिया में होगी, लेकिन सिर्फ खून की वजह से। ये कुछ ऐसा था जिसकी ली युआन ने उम्मीद नहीं की थी। आओ और बैठो, मैं तुम्हें धीरे धीरे समझाऊंगी, लिन लान्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है। हालांकि ली युआन का इरादा अपने जीवित बचे होने की खबर 7 सितारा गठबंधन को भेजने का था, लेकिन वह ऐसा करने की जल्दी में नहीं था। लिन लान्यू ने नेतृत्व किया। ली युआन भी उनके पीछे गया और दोनों जल्दी से एक सहायक हॉल में पहुंच गए। यहाँ एक कुशन था, स्पष्टतः एक शांत कक्ष। आप बैठ जाइए, मैं जमीन पर बैठ जाऊंगा, ली युआन ने हंसते हुए कहा। अल्पविराम। वे दोनों बैठ गए। फिर लिन लान्यू ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। यह अग्नि प्रणाली दिव्य प्राणी, क्या यह एक सच्चा फीनिक्स है? ली युआन ने लिन लान्यू की कहानी सुनी। उसके दिल में एक अज्ञात झटका महसूस हुआ। एक दिव्य प्राणी के रूप में जन्मे। हाँ, उसने एक बार उस शक्तिशाली पृथ्वी प्रणाली दिव्य प्राणी का पीछा किया था। लिन लान्यू ने सोच समझकर कहा, सच्चा फीनिक्स आयामी नदियों में एक अत्यंत भयानक दिव्य जानवर कबीले का हिस्सा है। प्रत्येक सच्चा फीनिक्स 1000 साल बाद धीरे धीरे एक दिव्य प्राणी में विकसित होने के लिए अपने रक्त पर भरोसा कर सकता है। वे जन्मजात दिव्य जानवर हैं, जिन्हें देवत्व प्राप्त करने के लिए नियत किया गया है। वाकई प्रभावशाली, ली युआन ने गंभीरता से कहा। क्या आप देवत्व के लिए जन्मे हैं? दिव्य पशु वास्तव में कुछ और ही हैं।
किसी की उत्पत्ति के बारे में बहुत ज्यादा चिंता मत करो। श्रेष्ठ जन्म का मतलब है जन्मजात क्षमता। उनके चारों ओर एक कोमल आवाज गूंजी, लेकिन साधारण पृष्ठभूमि वाले लोग भी ईश्वरत्व की आकांक्षा कर सकते हैं, या यहाँ तक कि आपके गुरु ली युआन की तरह ही ईश्वर के बीच सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक बन सकते हैं। और तुम्हारी तरह, ली युआन, अगर तुम भविष्य में देवता बन गए तो तुम मेरे गुरु से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगे। सीमा आत्मा। ली युआन ने सहज भाव से चारों ओर देखा। आवाज जानी पहचानी थी, वास्तव में यह उस सीमांत आत्मा की आवाज थी जिसे उसने पहले भी सुना था। सीमा आत्मा प्रकट नहीं होगी, लिन लान्यू ने असहाय होकर कहा, यह केवल कभी कभी हमारी बातचीत सुनता है और कुछ संकेत देता है। ली युआन ने समझते हुए सिर हिलाया। शुरुआत में, जब ये स्टार क्षेत्र नया नया बना था और अस्थिर था, तो मेरी गुरु गंभीर रूप से घायल हो गई थीं और दुश्मनों से पीछा किए जाने के डर से आगे भागने में असमर्थ थीं। इसलिए उन्होंने इस स्टार क्षेत्र में उतरकर दुनिया के भीतर दुनिया को नियंत्रित करने का अवसर लिया। लिन लान्यू ने कहा, उसने दुनिया के भीतर की दुनिया को स्टार क्षेत्र के मूल में मिला दिया और इस तरह इसे छिपा दिया। मरने से पहले मेरी गुरु ने अपने शरीर से रक्त को अलग कर लिया, उसे 2 भागों में विभाजित कर दिया और उसे सुरक्षित रख लिया। ये भयंकर पंख सितारा क्षेत्र है। अस्थिर तारा क्षेत्र में दिव्य प्राणी उतर सकते थे। लिन लान्यू ने आगे कहा, 100 साल पहले तक, जब भयंकर पंख तारा क्षेत्र अंततः स्थिर हो गया, तब तक कोई भी दिव्य प्राणी उतर नहीं सकता था। तभी दुनिया के भीतर दुनिया अस्तित्व में आई। ली युआन को अचानक समझ आ गया, एक नवगठित तारा क्षेत्र अपने अधूरे संचालन नियमों के साथ दिव्य प्राणियों से बचाव नहीं कर सकता। अंत में, स्टार दायरे की खोज करने वाले प्राइम वॉरियर्स के पहले समूह में से बाउंड्री स्पिरिट ने मेरे पूर्वज फ्लेम सिटी को चुना, जिनकी स्वाभाविक रूप से ट्रू फीनिक्स ब्लडलाइन के साथ बहुत अच्छी संगतता थी। लिन लान्यू ने कहा, उन्हें वह अपूर्ण ट्रू फीनिक्स ब्लडलाइन विरासत में मिली और वे जल्दी ही एक डेमिगॉड बन गए। ली युआन ने आह भरी। तो ये पता चला कि डेमिगॉड फ्लेम सिटी का उदय एक अधूरे सच्चे फीनिक्स वंश के उत्तराधिकार के कारण हुआ था। और तब फिक्सिंग ने ब्लेजिंग फ्लेम फैमिली को संभाला और जिसे ब्लेजिंग फ्लेम ब्लडलाइन के नाम से जाना जाता है, उसमें वास्तव में ट्रू फीनिक्स ब्लडलाइन का एक निशान है। लिन लान्यू ने आगे कहा, ब्लडलाइन के सिर्फ एक निशान के साथ भी, एक बार जागृत होने के बाद, ये हमें धीरे धीरे फ्लाइंग हेवन लेवल के प्राणियों में बदलने के लिए पर्याप्त है। निर्वाण दिव्य शास्त्र भी सच्चे फीनिक्स कबीले के लिए एक विशेष साधना पद्धति है। लिन लान्यू ने कहा, हाई स्कूल के दौरान मेरे अंदर सच्चे फीनिक्स रक्त की एक डोर जागृत हुई, जिससे मुझे ब्लेजिंग फ्लेम परिवार में प्रवेश करने और उनका व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति मिली, जिससे मेरी ताकत में काफ़ी वृद्धि हुई। ली युआन को तुरंत याद आया कि लिन लान्यू ने अप्रैल कौशल मूल्यांकन में भाग नहीं लिया था। लिन लान्यू ने ब्लेजिंग फ्लेम फैमिली में अपने प्रशिक्षण के अनुभवों पर प्रकाश डाला। लेकिन इस बार लिन लान्यू के बचाव में आते हुए, ली युआन दुनिया के भीतर दुनिया में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के बाद पहले से ही ब्लेजिंग फ्लेम परिवार से लिन लान्यू पर एक विस्तृत डोजियर प्राप्त कर चुका था। वह अपनी साधना में उतनी अथक मेहनती नहीं थी जितनी कि वह था, लेकिन वह वास्तव में कट्टर रूप से समर्पित थी। ब्लेजिंग फ्लेम परिवार के फायर बाथ प्रशिक्षण में, जिससे उनकी रक्त वंश की क्षमता का पता लगाया जा सके, उनका प्रदर्शन परिवार के पूरे इतिहास में शीर्ष 3 में स्थान पर रहा। अध्याय 99। इसीलिए कदम दर कदम वह धधकती ज्वाला परिवार में चमकती चली गई। वास्तव में 1 साल से भी कम समय में उसके कौशल चौथे चरण के उच्च रैंक तक पहुंच गए थे। कौशल स्तर के संदर्भ में स्टाररी स्काई यूनिवर्सिटी में अपने साथियों के बीच वह 1 साल में मध्यम निचले रैंक से शीर्ष 30 तक पहुंच गई, और एक बढ़ती प्रवृत्ति थी। अध्याय 217। अंत में फ्लेम सिटी के डेमिगॉड ने उससे मुलाकात की। परीक्षण के बाद ये पुष्टि हुई कि उसके शरीर में ट्रू फीनिक्स ब्लडलाइन की सांद्रता इस पूर्वज के बाद दूसरे स्थान पर थी। उसने लिन लान्यू को दुनिया के भीतर दुनिया में भेजने का फैसला किया। एक बार दुनिया के भीतर दुनिया में, एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन लान्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कई परीक्षण पास किए और अंततः एक अन्य अधूरे ट्रू फीनिक्स ब्लडलाइन में विलीन हो गया, जिससे मेरी रक्तरेखा इतनी मजबूत हो गई कि वह विरासत में मिली दिव्य कलाकृति की आवश्यकताओं को पूरा कर सके और अपने गुरु का नामात्र का शिष्य बन गया। नामात्र का शिष्य? ली युआन अचंभित रह गया। प्रत्यक्ष शिष्य नहीं, बिल्कुल नहीं। ली युआन, आप भी एक दिव्य प्राणी के शिष्य हैं, इसलिए आप स्वाभाविक रूप से समझते हैं कि एक दिव्य प्राणी के प्रत्यक्ष शिष्य के लिए कितनी उच्च आवश्यकताएं हैं। कोमल आवाज फिर से बोली, लान्युए का नामात्र शिष्य बनना मुख्य रूप से उसके वंश के कारण है। मुझे उसकी आवश्यकता है कि वह मास्टर द्वारा छोड़ी गई विरासत दिव्य कलाकृति को संचालित करे और फिर दुनिया के भीतर पूरी दुनिया को भयंकर पंख सितारा क्षेत्र से अलग करने के लिए धक्का दे। इससे हम सीधे शिष्यों का चयन बेहतर ढंग से कर सकेंगे और हम भी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकेंगे। ली युआन कुछ हद तक हैरान होकर सुन रहा था। ली युआन, दुनिया के भीतर दुनिया और स्टार दायरे का सार एक के रूप में विलीन हो गए हैं।
आमतौर पर दुनिया के भीतर दुनिया के स्वामित्व का दावा करने और इसे पूरी तरह से उत्तेजित करने के लिए दुनिया के भीतर दुनिया को अलग करने के लिए फ्लाइंग हेवन पीक पर कम से कम एक मार्शल आर्टिस्ट की आवश्यकता होगी, लिन लान्यू ने समझाया। लेकिन ये दूसरे स्तर का स्टार दायरा है जहां ज्यादातर प्राइम वॉरियर्स आते हैं। अन्यथा फ्लेम सिटी का डेमिगॉड आसानी से दुनिया के भीतर दुनिया को उत्तेजित कर सकता है। यह एक विरोधाभास है जिसका कोई समाधान नहीं है। हम केवल मास्टर द्वारा छोड़े गए सच्चे फीनिक्स कबीले की विरासत दिव्य कलाकृति पर भरोसा कर सकते हैं, रक्तरेखा में एक मैच ढूंढ सकते हैं और प्राइम वॉरियर चरण में छठे चरण में मार्शल आर्ट्स तक पहुंचने के लिए रक्तरेखा लाभ का उपयोग कर सकते हैं। दुनिया के भीतर दुनिया के विस्फोट को आगे बढ़ाने के लिए दिव्य कलाकृति को मुश्किल से उत्तेजित कर सकते हैं, लिन लान्यू ने कहा। ली युआन को तुरंत समझ आ गया। पता चला लिन लान्यू एक उपकरण है। क्या वह सीमा आत्मा के लिए स्टार दायरे को छोड़ने और एक सीधा शिष्य खोजने के लिए एक कदम है? लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि लिन लान्यू को कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। इसके विपरीत उसके लाभ बहुत अधिक थे। एड्स बाय पब फ्यूचर, अधूरे सच्चे फीनिक्स रक्तरेखा का एक टुकड़ा। जब तक लिन लान्यू भविष्य में अपनी साधना में ढिलाई नहीं बरतती, अपने सच्चे फीनिक्स वंश और फायर सिस्टम के साथ अत्यधिक अनुकूलता के साथ उसका लगभग एक डेमिगॉड बनना तय था। अल्पविराम। ली युआन, लान्यू को कुछ समय तक हॉल ऑफ इनहेरिटेंस में अभ्यास करने की आवश्यकता है। सीमा आत्मा की आवाज़ फिर से गूंजी। एक बार जब वह परिवर्तन के बाद की रक्तरेखा को पूरी तरह से अपना लेती है और एक प्रमुख योद्धा बन जाती है, तो अपनी मार्शल आर्ट्स को 5वें चरण में आगे बढ़ाती है। मैं स्वाभाविक रूप से उसे बाहर जाने दूंगी, बाहरी दुनिया में खुद को संयमित करने के लिए केवल तभी वापस आऊंगी जब वह दूसरे क्रम की सीमा तक पहुंच जाएगी। क्या तुम उसके साथ कुछ और समय तक यहीं रहोगे? सीमा आत्मा ने कहा। या पहले चले जाऊं? मैं पहले जाऊंगी, लिन लान्यू ने पहल की। उसकी चमकदार आंखें ली युआन पर थीं। ली युआन, अब आपको पृथ्वी प्रणाली दिव्य प्राणी विरासत मिल गई है। यहाँ रहना बेकार है और मैं खतरे में नहीं हूँ। वापस जाने के बाद फ्लेम सिटी के देवता को मेरी स्थिति के बारे में बता देना। लिन लान्यू पहले से ही अपने दिल में भावुक थी कि ली युआन खतरों के बावजूद उसे बचाने के लिए आया था और उनकी मुलाकात उसके लिए पर्याप्त थी। ली युआन ने लिन लान्यू के चेहरे की ओर देखा। उन्होंने एक पल सोचा। ठीक है, मैं आधे महीने से ज्यादा समय से दिव्य महल के खंडहरों में हूँ। अगर मैं वापस नहीं लौटा तो शायद वे चिंता करने लगेंगे कि मैं मर चुका हूँ। ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहले विदा लूंगा और जब तुम बाहर आओगे तो हम एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, मैं जितनी जल्दी हो सके बाहर आ जाऊंगी और फिर हम फिक्सिंग पर मिलेंगे, लिन लान्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। फिक्सिंग पर मिलते हैं। हाल ही में हुई बातचीत के दौरान ली युआन ने अपने कुछ अनुभवों का भी जिक्र किया था। उदाहरण के लिए ब्लू स्टार प्रतियोगिता की आभासी लड़ाइयों में उनकी विजय। तभी लिन लान्यू को पता चला कि ली युआन कुछ महीनों में मार्शल गॉड की विरासत हासिल करने के लिए फिक्सिंग जा रहा है। थोड़ी ही देर के बाद एक अदृश्य उतार चढ़ाव के साथ ली युआन को सीमा आत्मा द्वारा ले जाया गया और अग्नि प्रणाली दिव्य विरासत हॉल के भीतर गायब हो गया। लिन लान्यू के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और अकेलेपन का निशान दिखने लगा। मुझे लगता है कि वह तुम्हारे बारे में सकारात्मक सोच रखता है। अगर तुमने उसे कुछ दिन अपने साथ रहने के लिए कहा होता तो शायद वह रुक जाता, सीमा आत्मा की आवाज़ गूंजी। कोई ज़रूरत नहीं है, उसे एक बार देखना ही मेरे लिए काफ़ी संतोषजनक है। उसका साधना समय कीमती है। यहाँ रहने से उसे कोई लाभ नहीं है। लिन लान्यू ने अपना सिर हिलाया। इसके अलावा मैं उसे रहने का कारण क्यों दूं? सीमा आत्मा ने आगे कोई समझाने का प्रयास नहीं किया। सीमा आत्मा, समय के आधार पर ये फायर रिफाइनिंग निर्वाण के एक नए दौर का समय होना चाहिए, है ना? लिन लान्यू ने अचानक कहा। अभी एक दिन बाकी है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने पर्याप्त आराम कर लिया है? सीमा आत्मा ने पूछा। हाँ, मैंने अच्छी तरह आराम किया है। एक शक्तिशाली वंश के प्राणी के रूप में केवल अपने वंश पर निर्भर रहने से वह अधिक शक्तिशाली बन सकती है। लेकिन अगर वह लगन से साधना कर सके और अपने वंश की शक्ति को उजागर करने के लिए अपना अधिकतम प्रयास कर सके तो वह और भी अधिक दुर्जय बन सकती है। अग्निशोधन निर्वाण अग्नितंत्र देव द्वारा अपने शिष्यों के लिए छोड़ा गया एक परीक्षण स्थल था। ये लिन लान्यू द्वारा पहले सहे गए अग्नि स्नान से 100 गुना अधिक दर्दनाक था, लेकिन वह पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। बैकक्वोट, याद करना, जब अग्निशोधन निर्वाण से गुजर रहे हों तो विजुअलाइजेशन विधि का उपयोग करें। एक कोमल आवाज़ उठी। ऐसा करने से आपकी आत्मा का विकास तेज हो जाएगा। हम अल्पविराम दुनिया के भीतर दिव्य महल के विशाल निरंतर खंडहरों के बाहर सैकड़ों की संख्या में प्रथम श्रेणी के मार्शल कलाकार और प्रमुख योद्धा पहरा दे रहे थे। वे हर दिशा में सतर्क थे। उनका नेतृत्व करने का जिम्मा सी फैंग, क्रॉस और बाया पर था। ली युआन कब से अंदर है? लगभग 20 दिन हो गए हैं। सी फैंग और क्रॉस ने बातचीत की। उनके जैसे प्रतिभाशाली लोगों के लिए पहरा देने का सरल कार्य बेहद उबाऊ था।
ली युआन तो अग्नि प्रणाली वंश से भी नहीं है। धधकती लॉ परिवार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वह इतने लंबे समय से वहां है। सी फैंग कुछ कहे बिना नहीं रह सका। अशुभ मत बनो, क्रॉस ने धीमी आवाज में कहा। मुझे ली युआन पर भरोसा है, वह निश्चित रूप से जिंदा बच सकता है। क्रॉस ली युआन का बहुत आभारी था, जिसने एक बार उसकी जान बचाई थी। वह ये विश्वास नहीं करना चाहता था कि ली युआन जैसा शक्तिशाली और प्रतिभाशाली व्यक्ति दिव्य महल के खंडहरों में मर जाएगा। आखिरकार ब्लेजिंग फ्लेम परिवार के कई सदस्य पहले भी जीवित बच निकले थे। सी फैंग को दोष मत दो, बाइया ने हल्के से आह भरी। यह मानना तर्कसंगत है कि जितना अधिक समय लगेगा, ली युआन के बचने की संभावना उतनी ही कम होगी। अचानक वहां कोई है, कोई दिव्य महल के खंडहर से बाहर आ रहा है। कुछ ही दूरी से उत्साहपूर्ण चीखें सुनाई दीं। सी फैंग, क्रॉस और बाइया तुरंत चौंक गए और उन्होंने दूर के खंडहर के दरवाजे की ओर देखा। वूश, गहरे पीले रंग के वस्त्र पहने एक व्यक्ति बड़ी तेजी से महल से बाहर निकल रहा था। ये ली युआन है। क्रॉस ने उसे एक नज़र में पहचान लिया और लगभग उत्साह में उछल पड़ा। ली युआन। सी फैंग भी उतना ही हैरान था और उससे भी ज्यादा खुश। हाँ, कमाल है, वह जिंदा वापस आ गया है। जीवित? वह 17 दिन तक जीवित रहा। बाइया ने भी मुस्कुराहट दिखाई, फिर भी उसे यह कुछ हद तक अविश्वसनीय लगा। आखिरकार ब्लेजिंग फ्लेम परिवार के पिछले रिकॉर्ड के अनुसार यदि कोई अग्नि प्रणाली वंश से नहीं था तो अधिकांश कुछ दिनों के भीतर जीवित बाहर आ गए होंगे। इतने दिन बीत गए थे। वास्तव में न केवल उन्हें बल्कि बाहर के कई लोगों को भी लगा कि ली युआन संभवतः दिव्य महल के खंडहरों के भीतर मर चुका होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन अब इतने लंबे समय के बाद ली युआन जीवित बाहर आ गया था। वूश, ली युआन बहुत तेज था और मात्र 10 सेकंड में वह 7 सितारा सभ्यता के तैनात सैनिकों के बेस कैंप पर पहुंच गया। ली युआन, क्रॉस, बाइया और अन्य लोग उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़े। उनकी आवाज में उत्साह की झलक थी। बहुत दिनों बाद मिले थे, ली युआन ने पुराने दोस्तों के इस समूह को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। अल्पविराम। ली युआन की वापसी से वहां तैनात मार्शल आर्टिस्टों का समूह बेहद उत्साहित हो गया और उन्होंने तुरंत ही यह खबर दुनिया के अन्य योद्धाओं को भेज दी। इसे स्टार दायरे के युद्ध किले में भी भेजा गया था। अल्पविराम। उस विशाल अयस्क शिरा के नीचे एक रहस्यमयी पत्थर के कक्ष के अंदर काफी धुंधला सा अंधेरा था। सरसराहट। एलिसिया के शरीर से नीली रोशनी निकल रही थी, जो घूम रही थी और धीरे धीरे स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियों को प्रेरित कर रही थी। उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं। एलिसिया ने अपनी स्मार्ट अंगूठी में कंपन महसूस किया और उसकी ओर देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। ली युआन जिंदा वापस आ गया है। वह शैतान जिंदा बाहर आया। जल्दी से जाकर उससे मिलो। लिटिल स्टार की आवाज़ तुरंत उसके दिमाग में गूंज उठी। इतने दिनों तक दिव्य महल के खंडहरों में फंसे रहने के कारण उसे जरूर कुछ खास हासिल हुआ होगा। जल्दी से जाकर पूछो, देखो क्या हमें कोई उपयोगी जानकारी मिल सकती है। शायद हम भी एक मौका ले सकें। अवसर को बर्बाद मत करो। चुप रहो, एलिसिया ने भौहें सिकुड़ी और तुरंत उसने लाइट स्क्रीन पर टैप किया। सबसे पहले ली युआन को एक संदेश भेजा। क्या तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? अल्पविराम। ली युआन के जीवित बाहर आने की खबर से बहुत ही कम समय में लुडेनेफ, वुमनोग, यू जिंगे और अन्य लोग अवगत हो गए। इसके बाद हुआ, वुमनोग और अन्य लोगों ने भी पहला अवसर मिलते ही यह खबर गठबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी। अल्पविराम। जिया देश में कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी के ऊपर फैंग हाई ने अपने स्वयं के फ्लाई के शांत कक्ष में समाचार प्राप्त किया। ली युआन जीवित बाहर आ गया है। अच्छा है कि वह जीवित है। एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे आश्चर्य है कि इतने लंबे समय तक अंदर फंसे रहने के बाद क्या उसने कोई विशेष खोज की है। ... फैंग हाई, बाई शान सेमी डिवाइन और गठबंधन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी समाचार प्राप्त करने और अपनी चिंताओं को कम करने के बाद भी उत्सुक हो गए। ली युआन स्पष्ट रूप से पृथ्वी प्रणाली वंश से है, तो फिर वह अग्नि प्रणाली दैवीय के खंडहरों के केंद्र में इतने लंबे समय तक क्यों रहा? क्या उनके पास कोई विशेष अधिग्रहण था? अल्पविराम। समय बीत गया। संसारों के भीतर संसार में दिव्य महल के खंडहर के बाहर शिविर में ली युआन ने अपनी स्मार्ट रिंग के माध्यम से बाहरी दुनिया से भेजे गए ढेरों संदेशों को देखा। कुछ सांत्वना देने वाले थे, कुछ बधाई देने वाले। अधिकांश उसके बड़ों की ओर से थे। बेशक इन संदेशों के अलावा कई और भी थे जो उत्सुक और पूछताछ करने वाले थे। ऐसा लगता है कि मेरे अनुभवों के बारे में काफ़ी लोग उत्सुक हैं, ली युआन ने मन ही मन सोचा। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपने दिमाग में तैयार किए गए ड्राफ्ट को तुरंत एक विस्तृत अनुभव रिपोर्ट में बदल दिया और इसे सीधे युद्ध बेस पर अपलोड कर दिया। विषय वस्तु जटिल और विस्तृत थी, लेकिन इसका सार ये था कि उसे एक देवता से विरासत में कुछ मिला था। 2 सितारा तकनीकें, एक दृश्यावलोकन विधि और एक अर्ध दिव्य लंबा भाला प्राप्त हुआ था। यही सब कुछ था। क्या गठबंधन के उच्चस्तरीय नेता इस पर विश्वास करेंगे? मानो या न मानो, ली युआन को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी।
उन्होंने तारा तकनीक और अर्ध दिव्य लंबे भाले का खुलासा इसलिए किया क्योंकि वे शीघ्र ही इन वस्तुओं का उपयोग करने वाले थे और देर सवेर वे इन्हें गुप्त नहीं रख सकते थे। इसलिए बेहतर यही था कि उन्हें न छिपाया जाए। एक ही समय पर बाहरी दुनिया से वुमनोंग और यूजिंगे के साथ संचार के माध्यम से ली युआन को उन कई स्थितियों के बारे में भी पता चला जो पिछले आधे महीने के दौरान बाहरी दुनिया में घटित हुई थीं, जो उसने दिव्य महल के खंडहरों में बिताया था। लड़ाई भयंकर थी। इतने सारे उड़ते स्वर्ग योद्धा मर गए हैं। क्या एबॉट भी मर गया है? ली युआन ने मन ही मनाह भरी। टावरिस और वुमनोंग जैसे लोगों के बारे में ली युआन ने फेशिंग आने से पहले कभी नहीं सुना था। लेकिन एबॉट, उसने उसके बारे में सुना था। वह एक प्रतिभाशाली प्रधान योद्धा था जिसकी गठबंधन में बड़ी प्रतिष्ठा थी। अफवाहें हमेशा यही कहती थीं कि वह भविष्य में निश्चित रूप से एक मजबूत उड़ता हुआ स्वर्ग योद्धा बनेगा। अप्रत्याशित रूप से वह भयंकर पंख सितारा क्षेत्र में मर गया था। ली युआन, हमने पहले ही गठबंधन के उच्च स्तरीय अधिकारियों को आपकी रिपोर्ट दे दी है। वुमनोंग ने एक संदेश भेजा। आने वाले समय में गुयू दिव्य महल अभी भी एक नया युद्ध भड़का सकता है, इसलिए हम आशा करते हैं कि आप कुछ समय तक यहाँ बने रहेंगे और हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहेंगे। क्या आप आगे भी यहीं रहना चाहेंगे? ली युआन को कोई आपत्ति नहीं थी। अगर मैं ब्लू स्टार वापस भी चला जाऊं तो भी मैं स्कूल में ही प्रशिक्षण लूंगा। ली युआन ने मन ही मन सोचा, हर जगह यही होता है। ली युआन के पास अब अध्ययन और समझने के लिए असंख्य तारों का नक्शा हर समय उसके पास था। कहीं भी प्रशिक्षण लेने पर कोई खास अंतर नहीं आ रहा है। मूल शक्ति, विजुअलाइजेशन विधि और भाला अभ्यास में सामान्य प्रशिक्षण के अलावा ली युआन ने सोचा, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन सितारा को जगाने के लिए प्रयास जारी रखना है। जितनी जल्दी हो सके चौथे लेयर जागरण से दूसरे स्टार मेरिडियन को 5वें लेयर जीवन स्तर तक बढ़ाने का प्रयास करें। इस तरह मैं 5वीं परत तारा तकनीक, तारकीय रहस्यमय शरीर की खेती कर सकता हूँ। इस तरह की 5वीं परत स्टार तकनीक यदि एक निश्चित सीमा तक विकसित की जाए तो ली युआन की ताकत में काफ़ी वृद्धि होगी। और ये ली युआन की 7वीं परत सितारा तकनीक, महान पृथ्वी दिव्य शरीर की भविष्य की साधना के लिए एक अच्छी नींव रखेगा। अल्पविराम। ली युआन की रिपोर्ट से ज़्यादा हलचल नहीं मची। उच्च अधिकारी शायद ली युआन की कही बात पर पूरी तरह से विश्वास न करें, लेकिन फिलहाल ली युआन अभी भी दुनिया के भीतर दुनिया में ही था। यहाँ तक कि अगर गठबंधन के उच्च स्तर के कुछ स्टार मास्टर्स और देवताओं के पास राय और विचार थे तो वे केवल कुछ समय के लिए ही इसे रोक सकते थे। अभी आकर ली युआन के बारे में पूछताछ करना संभव नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, गुयू दिव्य साम्राज्य और सप्त सितारा सभ्यता के बीच कोई बड़ा युद्ध नहीं छिड़ा, मानो गुयू दिव्य साम्राज्य ने पूरी तरह से हार मान ली हो। ली युआन की वापसी के छठे दिन तक सूरज आसमान में ऊंचा लटका हुआ था। दिव्य महल के खंडहरों के बाहर शिविर में अस्थायी रूप से बनाए गए तंबू में ली युआन पालथी मारकर बैठा था, चुपचाप सभी स्वर्ग के सितारों की साधना कर रहा था और बाहरी दुनिया से मूल शक्ति को उत्साहपूर्वक अवशोषित कर रहा था। अपने जीवन स्तर के विकास को निरंतर आगे बढ़ाते रहना। साथ ही उन्होंने अपने विचारों को भी विभाजित किया तथा अपने जीवन सितारे को जागृत करने का निरंतर प्रयास किया। अचानक बस ली युआन का शरीर हिंसक रूप से कंपन करने लगा, जिससे मिट्टी जैसी पीली रोशनी निकलने लगी। हाँ, बहुत बढ़िया। ये सोचकर कि दूसरा स्टार मेरिडियन वास्तव में 5वीं परत स्टार नसों के स्तर तक पहुंच गया है, ली युआन को अपने दिल में सुखद आश्चर्य हुआ। कुछ ही दिनों में किस्मत उसके पक्ष में थी। आगे बढ़ो। ली युआन ने अपने दिल को शांत किया और स्टार तकनीक की साधना करने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि जीवन स्टार को जगाने की कोशिश जारी रखी। 1 घंटे से भी अधिक समय बाद अचानक ली युआन को अचानक अपनी स्मार्ट अंगूठी से कंपन महसूस हुआ और उसने नीचे देखा। उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। चेतावनी, युद्ध की चेतावनी। एक पूर्ण पैमाने पर आक्रमण। 136 निकासों पर गुयू दिव्य साम्राज्य से प्रथम श्रेणी के योद्धा एक साथ उभरे हैं, सहायता का अनुरोध कर रहे हैं। समर्थन का अनुरोध। दिव्य महल के खंडहरों से लौटते समय ली युआन को हाल की स्थिति के बारे में पहले से ही पता था। 7 सितारा सभ्यता के लगभग 10,000 प्रथम श्रेणी के मार्शल कलाकार दुनिया के भीतर दुनिया में तैनात थे। लगभग हर जगह पूछताछ की जा रही है। कई 100 खोजे गए निकास मार्गों पर योद्धाओं को एहतियात के तौर पर पहरा देने के लिए तैनात किया गया था। हालांकि जब से ली युआन खंडहरों से बाहर आया है, तब से 7 सितारा सभ्यता पर कोई हमला नहीं हुआ है। अतः अवचेतन रूप से ली युआन ने मान लिया था कि गुयू दिव्य साम्राज्य ने हार मान ली है। कम से कम आगामी वर्ष के लिए, जब तक वह विश्व के भीतर विश्व में रहेगा, उसे किसी भी हमले की उम्मीद नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे यहाँ हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अलार्म जारी करने वाले निकास बिंदुओं की संख्या 164 से अधिक हो गई है। ली युआन ने अपने स्मार्ट रिस्टबैंड पर नजर डाली, जहां विभिन्न डेटा लगातार अपडेट हो रहे थे। उसकी आंखों में हत्या की मंशा झलक रही थी।
इन सब का एक ही मतलब हो सकता है, गुयू दिव्य साम्राज्य ने बड़े पैमाने पर हमला शुरू कर दिया था। अकस्मात फुट फुट वूश, कई आकृतियां चमकती हुई आईं और ली युआन के तंबू के बाहर पहुंच चुकी थीं। वे एलिसिया, सी फैंग और क्रॉस थे। ली युआन, तीनों ने तंबू में घुसे बिना उसे देखा। वूश, ली युआन खड़ा हुआ और एक झटके में वह तंबू के बाहर पहुंच गया। इसमें कहने के लिए कुछ खास नहीं है, आप सभी को संदेश मिल गया होगा, ली युआन ने गंभीरता से कहा। गुयू दिव्य साम्राज्य इतने लंबे समय से चुप रहा है, फिर से हमला करने की हिम्मत करके ये दर्शाता है कि वे हमसे लड़ने में आश्वस्त हैं। ली युआन ने गंभीरता से कहा, वे तो ये भी मानते हैं कि वे हमें नष्ट कर सकते हैं। एलिसिया, सी फैंग और क्रॉस सहमति में सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सके। ली युआन ने उदासीनता से कहा, आप में से प्रत्येक खुफिया संकेतों के अनुसार एक टीम का नेतृत्व करें, युद्ध में शामिल हों और उन्हें खत्म करने का प्रयास करें। ली युआन, आप क्या सोचते हैं? एलिसिया पूछे बिना नहीं रह सकी। मैं रेलिक दिव्य महल के बाहर रहूंगा। ली युआन ने हल्की मुस्कान बिखेरी। गुयू दिव्य साम्राज्य के पास चाहे जो भी रणनीति हो, उनका अंतिम लक्ष्य अवशेष दिव्य महल में शीर्ष प्रतिभाओं को भेजना ही होना चाहिए। ली युआन ने कहा, आखिरकार दिव्य अग्नि प्रणाली का अंतिम खजाना दिव्य महल के खंडहरों में रहता है। उनकी शीर्ष प्रतिभाएं अपनी सफलता पूरी करने के बाद निश्चित रूप से यहाँ आएंगी। अगर मैं उन प्रथम श्रेणी के योद्धाओं को खत्म करने में आप सभी के साथ शामिल हो जाऊं, तो हम उन्हें अवशेष दिव्य महल में घुसने का मौका दे सकते हैं। ली युआन ने कहा, नुकसान लाभ से अधिक होगा। एक दूसरे की ओर देखते हुए तीनों को ली युआन की तर्कसंगत बात सही लगी। बेशक, अगर आपका सामना किसी अपराजय सुपरमास्टर से हो तो मुझे संदेश भेजें और मैं जल्द से जल्द आऊंगा, ली युआन ने कहा। कोई भी मास्टर जो सी फैंग और एलिसिया को हरा सकता था, निश्चित रूप से कोई साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं था। ठीक है, उन्होंने कहा, ली युआन यहाँ पहरा दे रहा है, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो चलते हैं। अगर हम ली युआन के खिलाफ नहीं जीत सकते तो क्या हम अभी भी फर्स्ट रैंक मार्शल आर्टिस्ट्स का एक समूह नहीं मार सकते? सी फैंग ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, क्योंकि दुनिया के भीतर दुनिया की यह यात्रा उनके लिए भी एक परीक्षा थी। ठीक तभी एकदम अचानक चारों के स्मार्ट रिस्टबैंड फिर से कंपन करने लगे और वे सभी नीचे देखने से खुद को रोक नहीं सके। सी फैंग और अन्य लोगों के भाव तुरंत बदल गए। क्या कोई प्रधान योद्धा मर गया है? ये कैसे संभव है? एक प्राइम वॉरियर इतने कम समय में मारा गया। एलिसिया और क्रॉस कुछ हद तक चौंक गए। ये समझा गया कि गुयू दिव्य साम्राज्य से प्रवेश करने वाले मजबूत व्यक्ति केवल प्रथम क्रम सीमा पर थे। शक्ति और गति के मामले में वे प्राइम वॉरियर्स की तुलना में बिल्कुल नुकसान में थे। एक प्राइम योद्धा को इतनी तेजी से मारना बिना एक भी संदेश वापस भेजे, ये संभवतः 5वें चरण की मध्यवर्ती रैंक तकनीक है या इससे भी अधिक परिष्कृत है, ली युआन ने फुसफुसाया। चल दर, इस तथ्य का लाभ उठाएं कि वे अभी तक नहीं टूटे हैं और उन्हें ट्रैक करने और मारने की कोशिश करें। सी फैंग, क्रॉस और एलिसिया जल्दी से चले गए। केवल प्रथम श्रेणी के योद्धाओं का एक समूह बचा था जो सतर्क होकर क्षेत्र में गश्त जारी रखे हुए था। ली युआन वहीं रुक गया जहां वह था। अफसोस की बात है, सीमा आत्मा मुझे विश्व के भीतर संपूर्ण विश्व पर जांच का विशेषाधिकार नहीं दे सकती, ली युआन ने खुद से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा से बात कर रहा हो। कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन ली युआन का मानना था कि सीमा आत्मा उसे सुन सकती थी। वह सिर्फ उसे पूछताछ का विशेषाधिकार देने को तैयार नहीं थी। आखिरकार, चाहे वह 7 सितारा सभ्यता हो या गुयू दिव्य साम्राज्य, उसे वास्तव में उनके संघर्षों और हत्याओं की परवाह नहीं थी। भले ही अरबों लोग मर जाएं, उसके लिए ये सिर्फ संख्याएं होंगी। इसका उद्देश्य एक दिव्य व्यक्ति का प्रत्यक्ष शिष्य चुनना था जो पर्याप्त रूप से शक्तिशाली हो, पर्याप्त रूप से उच्च प्रतिभा वाला हो। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि यह शिष्य किस आयामी सभ्यता से आता है? आखिरकार, मैं तो गुरु की मृत्यु के बाद स्वीकार किया गया एक शिष्य ही हूँ, ली युआन ने मन ही मन सोचा। ये सच्चा फीनिक्स दिव्य प्राचीन मशाल दिव्य का अनुयायी था और उसे उसकी बात सुनने की आवश्यकता नहीं थी। खेती जारी रखो, जब तक मैं काफी मजबूत हूँ, मैं आसानी से दुनिया के भीतर पूरी दुनिया को दबा सकता हूँ। ली युआन ने अपने पैरों को मोड़कर बैठ गए और जल्दी से अपने मन को शांत किया। चूंकि दुश्मन ने हमला कर दिया है, अब समय आ गया है कि मैं अपनी शक्ति बढ़ाऊं। ली युआन के मन में 5वीं परत की तारा तकनीक, तारकीय रहस्यमय शरीर के कई साधना सुझाव उभरे, साथ ही सबसे महत्वपूर्ण तारा चिन्ह भी। अल्पविराम, रेलिक डिवाइन पैलेस से लगभग 270 किलोमीटर दूर, रेत और पत्थरों से भरे एक प्राचीन मार्ग पर जमीन पर लाशें बेतरतीब ढंग से बिखरी पड़ी थीं। उग्र लाल युद्ध परिधान पहने, मजबूत और सुडौल शरीर वाली एक कामुक महिला अपनी लंबी तलवार से धीरे से ताज़ा खून पहुँच रही थी। एक प्रमुख योद्धा, ताकत अच्छी थी, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने मेरा सामना किया। महिला की आंखें ठंडी थीं। अचानक उसके कंधे पर रखा उपकरण थोड़ा कांप उठा और एक आवाज आई, फ्रेया कैसा चल रहा है?
थोड़ी परेशानी में पड़ गई कामुक महिला ने धीरे से उत्तर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, इससे पहले ही निपटा जा चुका है। लेकिन वे एक जीवन लोकेटर ले गए थे। प्राइम वॉरियर की मौत ने निश्चित रूप से दुश्मन को सतर्क कर दिया होगा। वे शायद अब मुझे पकड़ने आ रहे हैं। जब वह बोल रही थी, वूश, महिला एक रोशनी की किरण में बदल गई थी, गलियारे से बाहर निकलने की ओर भाग रही थी। उसकी आवाज़ स्थिर और शांत थी। रोमन, तुम क्या कर रहे हो? मैं बच निकला हूं और अब स्टेल्थ मोड में हूं। डिवाइस के माध्यम से आवाज़ आई, लेकिन मुबा पर घेरा डाला जा रहा है। उसका सामना 7 सितारा सभ्यता के एक सुपर मास्टर से हो रहा है, जो संभवतः बर्बाद हो जाएगा। रहस्यमय शरीर की शक्ति, अत्यधिक विनाशकारी। मासिक पास के लिए अनुरोध _2। बैकक्वोट, क्या इतनी बुरी किस्मत? मोहक महिला अपने दिल में थोड़ा चौंक गई। ली युआन। यह विशाल ऑपरेशन पूरी तरह से उसके, रोमन और मुबा के इर्द गिर्द केंद्रित था। हजारों प्रथम श्रेणी के मार्शल कलाकार जो आक्रमण कर आए थे, उनका उद्देश्य 7 सितारा सभ्यता के पक्ष की दृष्टि को विचलित करना था। नहीं, यदि ली युआन पीछा कर रहा होता तो मुबा शायद पहले ही मर चुका होता। ये 7 सितारा सभ्यता का एक और दुर्जय प्रधान योद्धा है। रोमन ने एक संदेश भेजा, ठीक है, चलो अभी उसके बारे में चिंता न करें। योजना के अनुसार हमें अपनी सफलता पूरी करने के लिए जल्दी से एक छिपी हुई जगह ढूंढनी होगी। हाँ, हमें जितनी जल्दी हो सके अपनी शक्ति सीमा तक पहुंचना चाहिए। मोहक महिला फ्रेया की आवाज़ गंभीर थी। उनकी योजना ली युआन के प्रारंभिक घुसपैठ मिशन के समान थी, केवल अब दोनों पक्षों की भूमिकाएं बदल गई थीं। वूश, मनमोहक महिला फ्रेया सीधे गलियारे से बाहर निकल गई। उसका युद्ध वस्त्र मिट्टी के पीले रंग में बदल गया और विशाल भूमि में गायब हो गया। 7 सितारा सभ्यता ने लगभग 10,000 प्रथम श्रेणी के मार्शल कलाकार भेजे थे, लेकिन प्रत्येक मार्ग की रखवाली करने वालों, खनन शिराओं पर और दिव्य महल के खंडहरों पर तैनात लोगों को खत्म करने के बाद शेष प्रथम श्रेणी के मार्शल कलाकार दुनिया के भीतर पूरी दुनिया की निगरानी नहीं कर सकते थे। अल्पविराम 20 मिनट बाद। गुयू दिव्य साम्राज्य, चौकी आधार 4। एक सप्ताह पहले महान युद्ध में लुडेनेफ, वुमनोंग और अन्य ने यहाँ एक आश्चर्यजनक हमला किया, जिससे लगभग पूरा बेस नष्ट हो गया और अनगिनत लोग मारे गए या घायल हो गए। अब इसका पुनर्निर्माण किया जा रहा था। गुयू दिव्य साम्राज्य के बड़ी संख्या में कर्मचारी बुद्धिमान मशीनरी के साथ काम में व्यस्त थे। हालांकि पूर्ण गति से पुनर्निर्माण के बाद भी पूरे बेस को ठीक होने में कम से कम 1 या 2 महीने का समय लगेगा। एक अस्थायी रूप से निर्मित 4 मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर एक बैठक कक्ष था जो ज्यादा बड़ा नहीं था। यहाँ 1 दर्जन से अधिक आकृतियां एकत्रित की गई थीं। उनमें से एक सुनहरे कवच में एक विशालकाय आकृति एओजिया थी, जिसने कभी लूडनेफ के साथ युद्ध किया था। कुईजियू, स्थिति कैसी है? एओजिया खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सकी, क्या फ्रेया और अन्य लोग सफलतापूर्वक घुसपैठ कर पाए? अन्य लोग भी अनायास ही बाज जैसी नाक और भयावह दृष्टि वाले उस व्यक्ति की ओर देखने लगे। कुईजियू, इस समय ची दैवीय जाति द्वारा भेजा गया सबसे शक्तिशाली प्रधान योद्धा, अत्यंत भयानक शक्ति वाला, तथा इस ऑपरेशन का प्रभारी व्यक्ति भी। मुबा मर चुका है, कुईजियू ने ठंडी आवाज में कहा। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उसका पीछा किया गया और उसे घेर लिया गया। 20 से अधिक प्राइम योद्धा लगातार उसका पीछा कर रहे थे, उसे प्राइम योद्धा से आगे निकलने का कोई मौका नहीं दे रहे थे। अंत में वह 3 प्रतिभाशाली प्रधान योद्धाओं द्वारा मारा गया जो वहां पहुंचे थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ची दिव्य जाति द्वारा भेजे गए 3 अर्ध दिव्य स्तर के प्रतिभाशाली लोगों में से एक उनके प्रवेश करते ही खो जाएगा। लेकिन फ्रेया और रोमन सफलतापूर्वक घुसपैठ कर चुके हैं और अपनी सफलता शुरू कर चुके हैं, कुईजियू ने उदासीनता से कहा। फ्रेया की ताकत सबसे मजबूत है। अंततः सभी ने राहत की सांस ली। यदि तीनों शीर्ष स्तरीय प्रतिभाएं प्रवेश करते ही मर जाती तो ये सचमुच दुखद होता। अच्छा, अब जबकि प्रथम श्रेणी के बच्चों ने अपनी चाल चल दी है, तो अब हमारी बारी है। कुईजियू की नज़र बैठक कक्ष में उपस्थित लोगों पर पड़ी। अब मेरे पीछे आओ और 7 सितारा सभ्यता के प्रभुत्व वाले क्षेत्र में घुसने के लिए लोगों को मार डालो। कुईजियू, 7 सितारा सभ्यता का युद्ध बेस एक पूर्ण विकसित तृतीय श्रेणी बेस है। क्या हम वास्तव में आक्रमण करने जा रहे हैं? एओजिया खुद को ये कहे बिना नहीं रह सका। तीसरे दर्जे का आधार उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं को नष्ट करने की शक्ति को दर्शाता था। पहले की तरह जब लूडनेफ, वुमनोंग, यूजिंगे और अन्य लोग गुयू दिव्य साम्राज्य के चौकी बेस को आसानी से नष्ट कर सकते थे, तो यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि चौकी बेस के तकनीकी हथियार बहुत कमजोर थे। लेकिन वह युद्ध अड्डा, जिस पर ब्लेजिंग फ्लेम फैमिली 100 साल से अधिक समय से काम कर रही थी, एक बार पूरी तरह से खुल जाने पर अत्यंत भयावह था। बेशक हम सीधे तौर पर नहीं लड़ रहे हैं। कुईजियू की आंखें ठंडी थीं, लेकिन क्या उनके पास इतना बड़ा प्रजनन क्षेत्र नहीं है? चलो इस पर आक्रमण करें।
10 लाख लोगों का वध करने के बाद भी मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि 7 सितारा सभ्यता के उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा खुद को नहीं दिखाएंगे, कोई जीव ने ठंडे स्वर में कहा। यदि वे नहीं दिखते हैं तो हम उनके प्रजनन क्षेत्र के करोड़ों लोगों में से हर एक को मार देंगे। सबके दिल कांप उठे। सचमुच निर्दयी, क्या ये हमारे कबीले के आदेशों के अनुरूप नहीं है? बैंगनी वस्त्र में एक अन्य व्यक्ति यह कहे बिना नहीं रह सका, हमारे कबीले के अर्ध देवताओं ने हमें 7 सितारा सभ्यता के साथ पूर्ण पैमाने पर युद्ध में शामिल न होने का निर्देश दिया है। मुबा मर चुका है। कोई जीव की बर्फीली निगाहें उस पर घूम गईं। चिंता मत करो, हम बहुतों को नहीं मारेंगे। सिर्फ 4 उड़ते स्वर्ग योद्धाओं या समान शक्ति वाले प्रतिभाशाली प्रधान योद्धाओं को मारना पर्याप्त है, कोई जीव ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे पता है कि आप किस बारे में चिंतित हैं, लेकिन 7 सितारा सभ्यता का नंबर 1 प्रधान योद्धा वह लूडनेफ है। वह एओजिया का सामना नहीं कर सका। क्या आपको लगता है कि वह मेरा सामना कर सकेगा? हर कोई चुप हो गया। कोई जीव के आगमन के पहले दिन वह पहले से ही एओजिया और वू सिमन के साथ लड़ चुका था। ये साबित कर रहा था कि उसकी ताकत उन दोनों से ऊपर थी। कोई जीव और लूडेनेफ में से कौन अधिक शक्तिशाली था, ये कहना कठिन है, क्योंकि दोनों ही द्वितीय श्रेणी की सीमा तक पहुंच चुके थे पहले से। कोई जीव, एओजिया, वू सिमन और 10 अन्य फ्लाइंग हेवन लेवल के लड़ाकू विमान तुरंत चौकी बेस से चले गए, सीधे 7 सितारा सभ्यता के प्रजनन क्षेत्र की ओर बढ़ना। अल्पविराम। जबकि बाहरी दुनिया में हलचल मची हुई थी, ली युआन दिव्य महल के खंडहरों के बाहर खड़ा शांतचित बना रहा। एक को मार डाला, निश्चित रूप से एक अर्ध दिव्य स्तर की प्रतिभा। एलिसिया की ताकत पहले से बेहतर लग रही है। ली युआन को भी एलिसिया और क्रॉस से संदेश मिला। अपने संयुक्त हमले के तहत और बेहतर शारीरिक शक्ति के लाभ के साथ वे गुयू दिव्य साम्राज्य के सर्वोच्च प्रतिभाशाली लोगों में से एक को मौके पर ही मारने में कामयाब रहे। आगे बढ़ते रहो। ली युआन ने अपना ध्यान तारकीय रहस्यमय शरीर की साधना और इस तारा तकनीक का अध्ययन करने पर केंद्रित रखा। दोनों प्रथम श्रेणी के स्टार मार्क हैं। इस 5वीं परत स्टार तकनीक के स्टार मार्क्स की जटिलता पृथ्वी स्टार शेरा के सच्चे समाधान के प्रथम श्रेणी स्टार मार्क्स के 10वें हिस्से के बराबर है। ली युआन थोड़ा हैरान था। उसे जल्द ही समझ आ गया। पृथ्वी तारा शेरा के सच्चे समाधान की वास्तविक कठिनाई स्टार मार्क्स की ब्रांडिंग में नहीं है, बल्कि जीवन सितारों की संख्या में है। 9 परत सितारा शेरा के बिना इस सर्वोच्च सितारा तकनीक के पूर्ण प्रभाव का उपयोग करना असंभव है। रहस्यमय शरीर की शक्ति अत्यधिक विनाशकारी। मासिक पास के लिए अनुरोध _3। 9 गुना सितारा तकनीक की साधना कठिनाई की तुलना में स्टार मार्क्स को ब्रांड करना गौण था। इसके अलावा तारकीय रहस्यमय शरीर 9 परतों के सभी चीजें दिव्य शरीर का सुपर सरलीकृत संस्करण है। जटिलता और गहनता के संदर्भ में ये सामान्य 5वीं परत स्टार तकनीक से कहीं परे है। इस स्टार तकनीक की ब्रांडिंग की पहली परत अपेक्षाकृत आसान है, ली युआन ने ध्यान से सोचा। यद्यपि तारकीय रहस्यमय शरीर के स्टार मार्क की पहली परत जटिल है, ली युआन की आध्यात्मिक शक्ति और कौशल के वर्तमान स्तर के साथ इसे समझना काफी आसान था। 1 घंटे से भी कम समय बीता था। ली युआन ने पहले ही अपने शरीर के भीतर मूल शक्ति को सक्रिय करना शुरू कर दिया था और तारकीय रहस्यमय शरीर की साधना शुरू कर दी थी। यदि किसी को महान पृथ्वी दिव्य शरीर या सभी चीजें दिव्य शरीर की साधना करनी हो तो दीक्षा में सहायता के लिए दुर्लभ और असाधारण बाह्य सामग्रियों की आवश्यकता होगी। लेकिन तारकीय रहस्यमय पिंड, इसके लिए किसी बाहरी सामग्री की आवश्यकता नहीं थी। कोई भी व्यक्ति सीधे मूल शक्ति से दीक्षा ले सकता है। ली युआन के शरीर के भीतर 5वीं परत की तारा शिराएं संचालित हुईं। मूल शक्ति प्रचंड रूप से बढ़ रही थी। ब्रांडिंग। ली युआन ने 5वीं परत स्टार नसों पर स्टार मार्क अंकित करने की कोशिश शुरू की और उन्होंने सीधे सफलता हासिल की। 1, 10, 100। पहले तो कभी कभी असफलताएं मिलीं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ली युआन अधिक निपुण होता गया और उसकी गति बढ़ती गई। स्टार मेरिडियन में परिवर्तन के साथ अंकित स्टार मार्क्स वाला जीवन सितारा धीरे धीरे ली युआन के शरीर को प्रभावित कर रहा था, जिससे उसके पूरे शरीर की नसों, मज्जा और मांस में परिवर्तन हो रहा था। बूम! उसका शरीर, जो पहले अपनी सीमा तक विकसित हो चुका था, मूल शक्ति की घुसपैठ के साथ एक और विकास शुरू हुआ। शरीर का विकास, ताकत में वृद्धि। ली युआन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी त्वचा, मांसपेशियां और हड्डियां सभी सख्त और अधिक शक्तिशाली हो रही हैं। ये थी बॉडी रिफाइनिंग स्टार तकनीक। इसे प्रायः दिव्य शरीर तकनीक के नाम से भी जाना जाता है। कई स्लॉटर स्टार तकनीकें स्टार मेरिडियन के घूमने और फटने पर आधारित हैं, जो मूल शक्ति के साथ मिलकर भयानक युद्ध शक्ति को मुक्त करती हैं। लेकिन बॉडी रिफाइनिंग स्टार तकनीक स्टार मेरिडियन का उपयोग शरीर को चौतरफा तरीके से विकसित करने के लिए करती है और भी आगे। शरीर को परिष्कृत करने वाली स्टार तकनीक सभी स्टार तकनीकों की नींव है। ली युआन ने मन ही मन सोचा, एक मार्शल आर्टिस्ट की साधना के लिए आसमान में उड़ना और धरती में सुरंग बनाना। आत्मा ही स्रोत है, शरीर आधारशिला है। आत्मा के बिना सबसे मजबूत शरीर भी निर्जीव पदार्थ है।
लेकिन शरीर के बिना सबसे शक्तिशाली आत्मा भी एक जड़हीन वृक्ष के समान है जो आसानी से नष्ट हो जाती है। यही कारण है कि शुद्ध आध्यात्मिक आघात से किसी शत्रु का सीधे तौर पर नाश होने की संभावना नहीं होती। शीर्ष स्तर के योद्धा, जिनमें प्रत्येक के शरीर और आत्मा की एकता होती है, मानो वे अपने घरेलू मैदान पर बाहरी आध्यात्मिक झटकों से बचाव कर रहे हों, शरीर की शक्ति का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। आध्यात्मिक झटकों से बचना स्वाभाविक रूप से सरल हो जाता है। केवल वही वास्तविक है जो भौतिक है। अल्पविराम। समय बीतता गया और 5 घंटे बाद ली युआन के शरीर के परिवर्तन का प्रारंभिक चरण पूरा हो गया। मैंने तार्किक रहस्यमय शरीर को प्रथम क्रम सीमा तक विकसित कर लिया है। ली युआन ने अपनी शारीरिक गुणवत्ता में परिवर्तन महसूस किया। मुट्ठी की ताकत पहले की तुलना में लगभग 10% अधिक होनी चाहिए। ली युआन की वर्तमान शारीरिक गुणवत्ता की तुलना में ताकत में 10% की वृद्धि पहले से ही भयावह थी, खासकर तब जब ये जीवन स्तर में बदलाव के बिना हासिल की गई थी। ली युआन का जीवन स्तर अभी भी केवल 26वें स्तर पर था। केवल एक सामान्य अवस्था में ताकत 10% बढ़ गई है। ली युआन ने हल्की मुस्कान प्रकट की। क्या होगा अगर मैं वास्तव में एक स्टार तकनीक का उपयोग करता हूँ? दिव्य शरीर तकनीक में आमतौर पर 2 अवस्थाएं होती हैं। पहला, तारा मध्याह्न रेखाओं में परिवर्तन के कारण स्नायु, मज्जा और मांस का मौलिक परिवर्तन है जो स्थायी है। दूसरा है स्टार मेरिडियन का पूर्ण सक्रियण, जिसमें मूल शक्ति घूमती है, जिससे वास्तविक दिव्य शरीर का विस्फोट होता है, जो मूल शक्ति की खपत को बहुत बढ़ा देता है और इसी प्रकार शक्ति को भी बहुत बढ़ा देता है। तार्किक रहस्यमय शरीर। ली युआन के विचार पर स्टार मेरिडियन तुरंत संचालित हुए और हजारों जीवन सितारे एक साथ चमक उठे। बढ़ती हुई मूल शक्ति ने ली युआन के शरीर में गुणात्मक परिवर्तन ला दिया। क्रैकल, नसों और हड्डियों के चटकने की आवाज़ें गूंजने लगीं और ली युआन का कद 1.85 मीटर से 3 मीटर तक तेजी से बढ़ गया, यहाँ तक कि उसकी त्वचा पर भी हल्का सा कांस्य रंग चढ़ गया। इतनी शक्तिशाली शक्ति! ली युआन अपने दिल में आश्चर्यचकित था, अपने भीतर बढ़ती शक्ति को महसूस कर रहा था। पहले से 2 गुने से भी अधिक मजबूत। धमाका! अचानक अपनी मुट्ठी को जोर से कसते हुए ली युआन ने भयानक गति से मुक्का मारा, जिससे हवा में गर्जना और विस्फोट हो गया। यह मुक्का! ली युआन की आंखें चमक उठीं। उसे लग रहा था कि अगर उसका मुंह से दोबारा सामना हुआ तो वह अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ही मुक्के की ताकत से मार गिराएगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सिर्फ एक स्टार तकनीक, शायद केवल दूसरी परत स्टार तकनीक या तीसरी परत स्टार तकनीक की साधना के बाद उसकी ताकत में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया था, ली युआन ने मन ही मन सोचा। इसके अलावा यह अभी भी तार्किक रहस्यमय शरीर की केवल प्रथम क्रम सीमा थी। जब वह द्वितीय क्रम सीमा तक साधना करता है तो क्या होता है? तब तक ली युआन की ताकत और भी अधिक बढ़ जाएगी। कोई आश्चर्य नहीं, गु यू ने कहा। अगर मैं महान पृथ्वी दिव्य शरीर को द्वितीय क्रम सीमा तक विकसित कर सकता हूं, तो मेरे पास अपने स्तर से परे एक उड़ते स्वर्ग योद्धा को मारने का आधार होगा। ली युआन की आंखों में एक चमक चमक उठी। शक्तिशाली स्टार तकनीकों द्वारा लाई गई लड़ाकू शक्ति वृद्धि वास्तव में आश्चर्यजनक थी। एक औसत मूल मार्शल कलाकार, यहाँ तक कि एक शीर्ष ग्रेड मूल मार्शल कलाकार भी, अपर्याप्त कौशल और आध्यात्मिक शक्ति के स्तर के कारण आमतौर पर केवल तीसरी परत स्टार तकनीक तक ही साधना कर पाता है। जीनियस ओरिजिन मार्शल आर्टिस्ट अक्सर 5वीं परत स्टार तकनीक, 6ठी परत स्टार तकनीक का अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। और ली युआन, उन्होंने 5वीं परत सितारा तकनीक से शुरुआत की। उनका अंतिम लक्ष्य 7वीं परत सितारा तकनीक और यहाँ तक कि 9 गुना सितारा तकनीक की साधना थी। दिव्य प्राणियों द्वारा पूजित सर्वशक्तिमान दिव्य शरीर किस स्तर की शक्ति तक पहुँच सकता है? ली युआन ने मन ही मन सोचा। जल्द ही सर्वोच्च ऑल थिंग्स डिवाइन बॉडी स्टार तकनीक की साधना करने, फिर गु यू की अभिव्यक्ति को देखने के लिए हॉल ऑफ इनहेरिटेंस में लौटने के विचार ने ली युआन को प्रत्याशा से भर दिया। जारी रखें, देखें कि क्या मैं दूसरे स्तर तक साधना कर सकता हूं। ली युआन ने अपने मन को शांत किया और तार्किक रहस्यमय शरीर के दूसरे स्तर के स्टारमार्क को समझना जारी रखा। रहस्य और गहनता का स्तर तुरंत ही बढ़ गया। ये कम से कम 100 गुना अधिक जटिल था। ये कठिन है, ली युआन ने चुनौती महसूस की। ली युआन ने यह भी समझा कि स्टार तकनीकों का अभ्यास करने वाले कई शीर्ष ग्रेड मूल मार्शल कलाकारों के लिए स्टार मार्क्स पर विचार करने और समझने में बिताया गया समय ही वर्षों में गिना जाता है। यद्यपि उनकी आध्यात्मिक शक्ति अधिक मजबूत थी तथा उनकी भौतिक गुणवत्ता केवल 26 स्तर की थी, फिर भी कम समय में मूल बातों में महारत हासिल करना बहुत कठिन था। अल्पविराम। समय बीतता गया और विश्व के भीतर लगातार युद्ध छिड़ते रहे, लेकिन 7 सितारा सभ्यता ने पहले ही संख्या और शीर्ष लड़ाकू बलों में पूर्ण लाभ प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार दोनों पक्षों के बीच हताहतों का अनुपात आश्चर्यजनक रूप से 10:1 तक पहुंच गया। 2 दिन का समय। गु यू दिव्य साम्राज्य के शहीद हुए मार्शल कलाकारों की संख्या पहले ही 5000 से अधिक हो चुकी थी, जिनमें से लगभग 200 आरक्षित प्रधान योद्धा थे। और इन निरंतर लड़ाइयों में 7 सितारा सभ्यता की ओर से सबसे चमकदार व्यक्तित्व एलिसिया का था।
जब उसने पहली बार विश्व के भीतर विश्व में प्रवेश किया था तब की तुलना में उसकी ताकत में उल्लेखनीय सुधार हुआ था। गुयु दिव्य साम्राज्य ने प्रजनन क्षेत्र पर हमला किया है और हताहतों की संख्या बहुत अधिक है। ली युआन को अपने प्रशिक्षण के बीच में बाहरी दुनिया से समाचार मिला और उसका दिल हिल गया। हताहतों की संख्या लाखों में। कितना निर्दयी। ली युआन की आंखों में ठंडक की एक झलक दिखाई दी, लेकिन वह शांत रहा और उसे स्पष्ट रूप से समझ आ गया कि अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह अभी भी उन सबसे शक्तिशाली प्रधान योद्धाओं का मुकाबला नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि एक साधारण स्तर 29 प्रधान योद्धा का सामना करते हुए भी ली युआन को यह स्वीकार करना पड़ा कि जरूरी नहीं कि वह जीत जाए। 2 दिन और बीत गए और ली युआन ने धैर्यपूर्वक तार्कीय रहस्यमय शरीर में तल्लीनता से रहते हुए अपना सामान्य प्रशिक्षण जारी रखा। अचानक दुश्मन आ गया है। बाहर से लगातार चिल्लाने की आवाजें आईं। लगभग उसी समय ली युआन की खुफिया अंगूठी फिर से कांपने लगी और उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि शक्तिशाली शक्तियां उसके शरीर से होकर गुजरीं। धमाका। ली युआन तुरंत तंबू से बाहर निकला और पहरे पर तैनात प्रथम श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट द्वारा बताई गई दिशा में दूर तक देखने लगा। उसने कुछ किलोमीटर दूर विशाल जंगल में 2 आकृतियों को तेजी से अपनी ओर आते देखा। उनकी गति अत्यंत आश्चर्यजनक थी। प्रत्येक की गति 250 मीटर प्रति सेकंड से भी अधिक थी, जो कि एक सामान्य प्राइम वॉरियर की गति से कहीं अधिक थी। ऐसी गति, ये कम से कम स्तर 24 होना चाहिए। निश्चित रूप से गुयु दिव्य साम्राज्य के सुपर प्रतिभाशाली लोग। वरिष्ठ ली युआन आ गए हैं। ली युआन के यहाँ होने से हमें उन्हें रोकने में सक्षम होना चाहिए। कई प्रथम श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट मदद नहीं कर सके, लेकिन वहां खड़े ली युआन की ओर अपनी नज़र घुमा ली। काले वस्त्र पहने, लंबे और सीधे, तेज आंखों वाले, हवा के विपरीत खड़े। मात्र 10 सेकंड में धमाका, शक्तिशाली आभा बिखेरती वे दोनों आकृतियां अंततः निकट आ गईं। ली युआन की आभा की विशिष्टता को महसूस करते हुए उन्होंने भी तेजी से गति धीमी कर दी। अंततः वे ली युआन से लगभग 500 मीटर दूर रुक गए और दोनों पक्षों ने दूर से ही एक दूसरे का सामना किया। यह इस क्षण तक नहीं था। 7 सितारा सभ्यता के मार्शल कलाकारों ने स्पष्ट रूप से देखा कि नवागंतुकों में से एक आकर्षक आकृति वाली एक सुंदर आकर्षक महिला थी। दूसरा, भारी काले रंग के लड़ाकू कवच से सुसज्जित था। उसके चेहरे पर एक बड़ा निशान था और उसके पास एक विशाल लड़ाकू कृपाण था। उसकी उपस्थिति मात्र से ही भयभीत करने वाली थी। यह कोई और नहीं बल्कि फ्रेया और रोमन थे, जो पिछले 2 दिनों से छाया में छिपकर अपनी सफलताएं पूरी कर रहे थे। ली युआन। फ्रेया की आवाज़ ठंडी थी, जिसमें आश्चर्यजनक भेदक शक्ति थी जो विशाल रेगिस्तान तक गूंज रही थी। आप ली युआन हैं। चेहरे पर बड़े निशान वाला आदमी, रोमन, भी ली युआन की ओर देख रहा था। उन दोनों ने ली युआन की आभा की विशिष्टता को महसूस किया। हालांकि उनके जीवन का पता लगाने वाले उपकरण एक पल के लिए वास्तव में उनके सामने की जीवन शक्ति की गणना करने में विफल रहे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ हस्तक्षेप कर रही है। फिर भी उनके पास ली युआन के बारे में जानकारी थी और वे मोटे तौर पर जानते थे कि ली युआन कैसा दिखता है। ली युआन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर उपहास का भाव था जब वह उन दोनों की ओर देख रहा था। फ्रेया और रोमन ने एक दूसरे को देखा। अब कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। मार डालो। धमाका। वे दोनों तुरंत ही आगे बढ़ गए और 2 धुंधली परछाइयों में बदल गए तथा ली युआन पर भयंकर रूप से झपट पड़े। उनकी गति एक क्षण में 200 मीटर प्रति सेकंड से भी अधिक हो गई। अपनी सफलताएं पूरी करने के बाद अर्धदिव्य स्तर के प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में फ्रेया और रोमन आत्मविश्वास से भरे हुए थे। हालांकि वे जानते थे कि ली युआन उनसे 20 दिन पहले ही दूसरे विश्व में प्रवेश कर चुका था। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में इतने कम समय में प्रधान योद्धा बनने के बाद क्या हासिल किया जा सकता है? अच्छा नहीं है। इतनी तेजी से। अन्य प्रथम श्रेणी के मार्शल कलाकार कुछ हद तक घबरा गए थे। उनके विरोधियों की विस्फोट गति बहुत तेज थी। धमाका। वे उन पर थे। ली युआन। रोमन गुस्से से दहाड़ा, युद्ध की मंशा से भरा हुआ। उसने अपने हाथ में मौजूद विशालकाय कॉम्बैट सेबर को गुस्से से नीचे गिराया। कृपाण के पहुंचने से पहले ही विशाल आकाश में 10 मीटर से अधिक दूरी तक फैली एक चमकदार ओरिजिन पावर कृपाण लाइट का निर्माण हो चुका था। भयंकर रूप से शक्तिशाली। ऐसा लग रहा था जैसे यह वार ली युआन को चीर देगा। नहीं चकमा दे रहा। क्या मूर्ख है। फ्रेया ने यह दृश्य देखा। उसके हाथ में एक लंबा भाला था और वह चुपचाप उसे बाहर निकाल रही थी। हालांकि इसके बाद जो हुआ, दिव्य शरीर तकनीक, असंभव। फ्रेया का दिल सदमे और क्रोध से भर गया क्योंकि उसने अपने जीवन का सबसे भयानक दृश्य देखा, साथ ही साथ अपने अंतिम दृश्य को भी। धमाका। जिस क्षण वह चमकदार कृपाण ली युआन के पास पहुंची, ली युआन ने अंततः अपना कदम उठाया। उसका शरीर तेजी से फूल गया और उसके हाथ में एक सादा काला लंबा भाला दिखाई दिया। वह जहां खड़ा था वहीं से तीर की तरह उछल पड़ा। वाह, सीधा प्रहार।
पेंग, एक भाले का प्रहार आकाश में फैल गया। एक समय का भव्य रोमन साम्राज्य तुरंत ही लंबे भाले से छिन्न भिन्न हो गया, दो टुकड़ों में फट गया तथा चारों ओर खून फैल गया। रोमन मर गया। बूम, एक गड़गड़ाहट वाली आवाज हवा में गूंज उठी। एक भयावह भाले जैसी छाया इतनी तेजी से गिरी कि फ्रेया को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला, इससे पहले कि वह फ्रेया के सिर पर बुरी तरह से प्रहार कर देती, जो अभी भी स्तब्ध थी। पेंग, 10 लाख पाउंड से अधिक बल के प्रभाव के साथ, स्वर्ग और पृथ्वी की भयावह शक्ति के साथ, फ्रेया तुरंत खून की धुंध में बदल गई। फ्रेया मर गई। वूश, लियुआन धीरे से नीचे उतरा, उसका शरीर पहले से ही स्टार तकनीक को छुपा रहा था और सामान्य स्थिति में लौट रहा था। थोड़ी ही दूरी पर 7 सितारा सभ्यता के कई सौ प्रथम श्रेणी के योद्धा पहले से ही अवाक होकर अचंभित थे। हम मोहू से थोड़ा ज्यादा ताकतवर, कोई अर्ध दिव्य स्तर का प्रतिभाशाली व्यक्ति होना चाहिए, लियुआन ने खुद से कहा। बहुत बुरा, वे यहाँ एक दिव्य बाल स्तर का प्रतिभाशाली व्यक्ति क्यों नहीं भेज सकते। वूश, लियुआन ने जल्दी से उन दोनों द्वारा छोड़े गए खजाने को इकट्ठा किया। अचानक, लियुआन, जल्दी से उस अग्नि लाल टोकन को देखो। एक शांत आवाज लियुआन के दिमाग में गूंज उठी। ये सीमांत आत्मा की आवाज थी जो बहुत जल्दबाजी में लग रही थी। एक ज्वलंत लाल टोकन। लियुआन, सीमा आत्मा की आवाज सुनकर एक पल के लिए रुकने से खुद को रोक नहीं सका। क्या ये चीज लगातार उस पर नजर रख रही थी? दुश्मन के साथ जीवन मरण की लड़ाई के दौरान ये कभी सामने नहीं आया, लेकिन अब जब इसे कुछ अच्छा मिल गया है तो यह अचानक सामने आ गया है। अपने दिल में बड़बड़ाहट के साथ, लियुआन ने अभी भी सीमा आत्मा की आज्ञा का पालन किया और उन दोनों से संबंधित अवशेष वस्तुओं के ढेर से एक उग्र लाल टोकन निकाला। लियुआन को याद आया कि यह उस मोहक महिला की छोड़ी हुई वस्तु थी जिसे उसने अपने भाले से खून के धुंध में बदल दिया था। ये टोकन, लियुआन कुछ हैरान था। टोकन हथेली के आकार का था, जो पूरी तरह से ताजे खून की तरह लाल था, जिसके सामने एक विशेष प्रतीक उकेरा हुआ था। पीछे की ओर एक दिव्य महल का उत्कीर्णन था। संपूर्ण टोकन से एक बहुत ही विशेष आभा निकल रही थी, जो कि लियुआन ने अग्नि प्रणाली दिव्य सत्ता विरासत हॉल में महसूस की थी। यह अग्नि वंश की आभा थी। आप टोकन की जांच करने के लिए मूल शक्ति का उपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आप इसे पूरी तरह से सक्रिय कर सकते हैं। सीमा आत्मा की आवाज फिर से बढ़ी, पहले की तुलना में अधिक चिंतित लग रही थी, अब उतनी कोमल नहीं थी। लियुआन ने थोड़ा सिर हिलाया, अपने दिमाग को केंद्रित किया और जल्दी ही मूल शक्ति टोकन में व्याप्त होने लगी। उस समय लियुआन को थोड़ा प्रतिरोध महसूस हुआ, लेकिन यह विशेष रूप से मजबूत नहीं था। अगले ही पल, धमाका, वह लाल रंग का टोकन अचानक प्रकाश की एक ज्वाला में बदल गया, जैसे कोई गर्म ज्वाला प्रचंड रूप से जल रही हो, अत्यंत चमकदार। लियुआन की आंखें चमक उठीं, अपनी ताकत के साथ, और एक ओरिजिनल पावर बैटल सूट द्वारा संरक्षित, वह आसानी से इन लपटों की गर्मी को सहन कर सकता था। ये ज्वाला उसकी मूल शक्ति का रूपांतरण थी जो टोकन के अंदर के मार्गों से होकर गुजर रही थी। वह क्या है? पक्का नहीं। आसपास मौजूद सैकड़ों प्रथम श्रेणी के मार्शल आर्टिस्टों के विपरीत, जो अभी भी उस दृश्य के सदमे से उबर नहीं पाए थे। तभी उन्होंने देखा कि लियुआन के हाथ में अचानक झुलसती हुई लपटें दिखाई देने लगीं। लानत है! ये वास्तव में उसका टोकन है, उसका टोकन। मुझे पता था कि मैं गलत नहीं था, ये वही है। सीमा आत्मा की आवाज़ अचानक बेहद क्रोधित हो गई, जो लियुआन के दिमाग में गूंज रही थी। यही वह है जिसने मास्टर को मार डाला। सीमा आत्मा की क्रोधित दहाड़ सुनकर लियुआन दंग रह गया। सीमा आत्मा के अनुसार, ये ज्वलंत चिन्ह किसी शक्तिशाली सत्ता द्वारा दिया गया स्मृति चिन्ह था, और यह शक्तिशाली सत्ता ही वह हत्यारा था जिसने सच्चे फीनिक्स दिव्य को मार डाला था। ऐसा संयोग! लियुआन, तुम्हें पहले तंबू में लौट जाना चाहिए। सीमा आत्मा अपने दिल में क्रोध को दबाती हुई प्रतीत हुई, उसकी आवाज़ बहुत शांत हो गई। मैं तुम्हें इसे धीरे धीरे समझाऊंगी। लियुआन बाहर से शांत रहा और अपने तंबू की ओर वापस चला गया। इस पल, वरिष्ठ लियुआन, दो आकृतियां तेजी से आईं, दोनों मार्शल आर्टिस्ट की आभा बिखेर रही थीं और काफी सम्मान दिखा रही थीं। वे अवशेष दिव्य महल के क्षेत्र के प्रबंधन के प्रभारी मुख्य अधिकारी थे और आसपास के सैकड़ों प्रथम श्रेणी के मार्शल कलाकार उनके अधिकार क्षेत्र में थे। क्या हुआ? लियुआन ने विनम्रता से उत्तर दिया। लियुआन जानता था कि अपनी महान शक्ति के बावजूद वह अकेले पूरे अवशेष दिव्य महल की रक्षा नहीं कर सकता था। उसे सभी दिशाओं में गश्त करने और दुश्मन के हमलों के बारे में रिपोर्ट करने के लिए इन साधारण मार्शल कलाकारों की आवश्यकता थी। क्या वे दो लोग जो अभी अभी मरे हैं, वे गुयू दिव्य साम्राज्य के प्रतिभाशाली मूल मार्शल आर्टिस्ट थे? वे ये पूछने से खुद को रोक नहीं पाए, क्या हमें बेस को इसकी सूचना देनी चाहिए? इसकी रिपोर्ट करें, लियुआन ने उदासीनता से कहा। रिपोर्ट में लिखें कि ये दोनों पिछले अर्ध दिव्य स्तर की प्रतिभा से थोड़ा अधिक शक्तिशाली थे। अभी अभी हुई झड़प से लियुआन को पहले से ही दोनों की ताकत का अंदाजा हो गया था। दिव्य पैलेस जांच में उनका भौतिक गुणवत्ता मूल्यांकन स्तर 24 था।
कौशल। ली युआन ने अनुमान लगाया कि चाकू वाला मांसल आदमी मोहू की तुलना में थोड़ा कम कुशल था, लेकिन मोहक महिला शायद पहले ही 5वें चरण के उच्च पद पर पहुंच चुकी थी। अगर उन्हें अपनी इच्छा से वध करने की अनुमति दी जाती तो एलिसिया भी हार जाती और मर जाती। वे अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। ये कहा जा सकता है कि संपूर्ण सप्त सितारा सभ्यता में ली युआन के अलावा प्रथम श्रेणी के मार्शल कलाकारों में ऐसी दुर्जेय प्रतिभा खोजना असंभव था। इसलिए ली युआन ने निष्कर्ष निकाला कि वे अर्धदिव्य स्तर के प्रतिभाशाली थे। कौशल के संदर्भ में ली युआन ने सोचा कि एक ही चाल में मोहक महिला को मारना असंभव था। दुर्भाग्यवश तारकीय रहस्यमय शरीर की खेती करने के बाद एक बार जब उसने अपनी शक्ति पूरी तरह से लागू की तो ली युआन की तात्कालिक विस्फोटक शक्ति एक शीर्ष ग्रेड मूल मार्शल कलाकार के करीब थी। स्वाभाविक रूप से उन्होंने आसान और शानदार जीत हासिल की। अर्धदिव्य स्तर के प्रतिभाशाली। वे दोनों अर्धदिव्य स्तर के प्रतिभाशाली थे। दोनों स्तर 20 मूल मार्शल कलाकार हैरान थे। विश्व के भीतर विश्व में प्रवेश करने से पहले वे अनभिज्ञ थे, लेकिन मध्य क्षेत्र में पहुंचने पर मुख्य लड़ाकू बल होने के नाते उन्हें स्वाभाविक रूप से इन ब्रीफिंगों को समझने का मौका मिला। ली युआन ने एक ही मुठभेड़ में सभी अर्धदिव्य स्तर के प्रतिभाशाली लोगों को मार डाला था। ली युआन की ताकत किस हद तक पहुंच गई थी, इस विचार मात्र से ही लेवल 20 के 2 ओरिजिनल मार्शल आर्टिस्ट कांप उठे। ठीक है, रिपोर्ट करने के बाद गश्त जारी रखना और अगर कोई स्थिति हो तो मुझे रिपोर्ट करना, ली युआन ने हल्के से कहा और सीधे तंबू में चला गया। हाँ, 2 लेवल 20 ओरिजिन मार्शल आर्टिस्ट और भी अधिक सम्मानीय हो गए। अल्पविराम। लगभग उसी क्षण फ्रेया और रोमन नष्ट हो गए। भयंकर पंख सितारा क्षेत्र में गुयु दिव्य साम्राज्य का चौथा आधार उस अस्थायी रूप से निर्मित आधार के अंदर एक बहुत बड़े सम्मेलन कक्ष में 100 से अधिक लोग व्यस्त होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। केंद्र में लगे विशालकाय प्रक्षेपित मानचित्र पर नक्शा धुंधला था, लेकिन जमीन पर असंख्य रोशनियां टिमटिमा रही थीं। कभी कभी कोई रोशनी बुझ जाती थी। प्रत्येक प्रकाश गुयु दिव्य साम्राज्य के एक मार्शल कलाकार का प्रतिनिधित्व करता था जो विश्व के भीतर विश्व में प्रवेश कर चुका था, और प्रकाश का बुझ जाना मार्शल आर्टिस्ट के पतन का संकेत था। दर्जनों पर्यवेक्षक कुछ हद तक सुन्न हो गए थे। पिछले 2 दिनों में बहुत सारी रोशनियां बुझ गई थीं। उन्होंने जो मार्शल आर्टिस्ट भेजे थे उनमें से 80% से अधिक लोग हताहत हुए थे, और उनके बड़े डेटा विश्लेषण के अनुसार अधिकतम 3 दिनों के भीतर शेष प्रथम श्रेणी के मार्शल आर्टिस्टों को 7 सितारा सभ्यता द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। 7 सितारा सभ्यता की ओर से एलिसिया जैसी प्रतिभाएं और 200 से अधिक मूल मार्शल कलाकार जिन्होंने सफलता हासिल की थी। प्रथम श्रेणी के मार्शल कलाकारों का वध करना बहुत आसान था। आत्मा का रोष। अंतिम वापसी अतिरिक्त अध्याय 46 और 47_2। यहाँ तक कि मुबा जैसे अर्धदिव्य स्तर के प्रतिभाशाली व्यक्ति भी कौशल और अपने पास रखे खजाने के मामले में एलिसिया और अन्य लोगों से कहीं आगे थे। लेकिन इससे क्या, अगर वह तुरंत भाग नहीं पाता तो भी उसे एलिसिया पकड़ लेती और मार देती। अचानक हजारों से ज्यादा रोशनी के बीच 2 सबसे ज्यादा चमकने वाले बिंदु अचानक चमके और फिर पूरी तरह से बुझ गए। इस दृश्य ने कई दर्शकों को चौंका दिया और बैठक कक्ष में मौजूद कई लोगों ने भी इस पर ध्यान दिया। एक क्षण तक वहां सन्नाटा छाया रहा। फ्रेया मर गई। रोमन मर गया। यह पीछे रहकर निरीक्षण करने वाले 2 उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा पूरी तरह से हैरान थे और अविश्वास से दृश्य को देख रहे थे। सचमुच वे चकित थे। कुछ समय पहले ही उन्होंने फ्रेया और रोमन से संपर्क किया था और उन्हें पता चला था कि उन दोनों ने अभी अभी सफलता प्राप्त की है और कई अनोखे खजानों का उपयोग करके तेजी से 24वें स्तर तक पहुंच गए हैं। अपने से पहले के मोहू की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली उनमें से प्रत्येक ने प्रारंभिक तृतीय परत सितारा तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। वे आत्मविश्वास से भरे हुए थे, लेकिन तब से कितना समय बीत चुका था कि वे इतनी जल्दी गिर गए थे। और एक ही समय में जल्दी से जांच करो। एड्स बाय पब फ्यूचर। जांच। क्या उनके सिग्नल में कोई समस्या है? एक उड़ता हुआ स्वर्ग योद्धा घबरा गया। वह जानता था कि फ्रेया और रोमन कितने महत्वपूर्ण थे। संपूर्ण गुयु दिव्य साम्राज्य में और यहाँ तक कि ची दिव्य जाति के बीच भी अधिक उपयुक्त मजबूत मार्शल पद प्रतिभाओं को ढूंढना लगभग असंभव था। जल्द ही यह उपकरण ठीक से काम कर रहा है। संचार ठीक है। मौत 99% संभावना। मृत्यु की पुष्टि हुई। जांच करने वाली आवाज़ों की एक श्रृंखला गूंज उठी। योद्धा के जीवन की स्थिति की पुष्टि करने के लिए अमर खंडहर सभ्यता का उपकरण 7 सितारा सभ्यता के उपकरण से कहीं बेहतर था। वे सचमुच मर चुके हैं। दोनों उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं ने एक दूसरे को देखा। उनके दिलों में ठंडक दौड़ गई। फ्रेया और रोमन की मृत्यु एक बात थी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे दोनों मृत्यु के तुरंत बाद मर गए, मृत्यु से पहले कोई संदेश भेजे बिना। ये बहुत भयानक था। वे कैसे मरे? अगर वे दुश्मन के हाथों मारे गए होते तो उस दुश्मन की ताकत कितनी भयानक रही होगी। या फिर वे विश्व के भीतर विश्व के अंतर्निहित खतरों से मारे गए। संदेश भेजो।
काले वस्त्र पहने उड़ते स्वर्ग योद्धाओं में से एक ने कर्कश आवाज में कहा, मैं एओजिया, वू सिमन, कुई जियू और अन्य को संदेश भेजूंगा। आप मिंटियन हो और ची दिव्य जाति के 2 देवताओं को संदेश भेजें। जैसे ही वह बोल रहा था, काले वस्त्र पहने उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा ने वू सिमन और अन्य लोगों को संदेश भेजना शुरू कर दिया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं। दूसरा उड़ता हुआ स्वर्ग योद्धा चौंका। अरे, मुझे लॉर्ड हो को संदेश भेजना है। वह कल्पना कर सकता था कि संदेश भेजे जाने पर कितना रोष भड़केगा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। अल्पविराम। दिव्य महल के खंडहरों के बाहर, दुनिया के भीतर दुनिया। एक तंबू के अंदर। जिसने सच्चे फीनिक्स दिव्य को मारा वह प्राचीन मशाल दिव्य नामक एक शक्तिशाली प्राणी था। ली युआन ने सीमा आत्मा की कहानी सुनी। अंततः उसे समझ में आ गया कि सीमा आत्मा इतनी क्रोधित क्यों थी। यह इतना नहीं मारा गया था जितना कि जहर दिया गया था। सीमा आत्मा की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। उस समय मेरे गुरु ने प्राचीन मशाल दिव्य का पीछा करते हुए उस भयावह युद्ध में भाग लिया, जो बेहद क्रूर था, जिसमें एक के बाद एक दिव्य प्राणी गिर रहे थे। प्राचीन मशाल दिव्य उनमें से सबसे चमकदार था। एक सच्चे फीनिक्स के रूप में मेरे गुरु की रक्त प्रतिभा अत्यंत शक्तिशाली थी और वह अपने आप में हावी थी। दुश्मन शिविर के भीतर एक अवसर का लाभ उठाते हुए उस चीस्वेलो दिव्य ने एक दिव्य जहर का इस्तेमाल किया। विष ने मेरे स्वामी के पूरे शरीर को नष्ट कर दिया और अंत में मेरे स्वामी केवल निर्वाण का उपयोग करके बच गए। बाद में महान युद्ध में उन्हें प्राचीन मशाल दिव्य द्वारा दूर भेज दिया गया। उस उन्मत्त भागने में उस चीस्वेलो डिवाइन ने भी मारने के इरादे से पीछा किया और मेरे मालिक की चोटें और भी गंभीर हो गईं। मेरे गुरु केवल एक नवजात अस्थिर स्टार दायरे को ही खोज पाए, गुफा स्वर्ग खजाने को इसके साथ एकीकृत किया, अपनी आभा को छिपाया और अंततः पकड़ से बचने में कामयाब रहे। सीमा आत्मा की आवाज क्रोध से भरी हुई थी। अंत में मेरे गुरु अपनी गंभीर चोटों से मर गए और हमें पीछे छोड़ गए। एक नवजात अस्थिर सितारा क्षेत्र जहां दिव्य प्राणियों के पास बलपूर्वक उतरने की शक्ति है। मैं हमेशा इंतजार कर रहा हूं, उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब मैं वास्तव में उभर सकूंगा। लेकिन मैं अपनी स्वामिनी की मृत्यु से पहले की भयावह स्थिति को नहीं भूल सकता, नहीं मैं चीस्वेलो डिवाइन की आभा को भूल सकता हूँ। ये टोकन, यह उसका है। मृतक, जो अग्नि प्रणाली से भी है, आंतरिक रूप से चीस्वेलो डिवाइन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। सीमा आत्मा की आवाज में रोष था। ली युआन को अंततः अतीत से उस युद्ध के बारे में कुछ आंशिक सत्य पता चले। लेकिन क्या दिव्य प्राणियों को केवल 5000 साल तक ही जीवित रहना चाहिए? ली युआन ने पूछे बिना नहीं रह सका। लगभग 10,000 साल बीत चुके हैं, क्या वह चीस्वेलो दिव्य अभी भी जीवित हो सकता है? वह मर चुका होगा, लेकिन हो सकता है कि उसने अपनी सभ्यता में कोई विरासत छोड़ी हो जिसे उस युवा लड़की ने अभी अभी प्राप्त किया हो। सीमा आत्मा ने गंभीरता से कहा। तो चीस्वेलो डिवाइन अमर खंडहर सभ्यता से पैदा हुआ एक दिव्य प्राणी था। ली युआन ने थोड़ी उलझन में पूछा। मुझे जो रिपोर्टें पता हैं उनके अनुसार गुयू दिव्य साम्राज्य के पूरे इतिहास में केवल एक गुयू दिव्य ही पैदा हुआ था। पिछले कुछ दिनों में ली युआन ने बाहरी दुनिया के साथ संचार के माध्यम से गुयू दिव्य साम्राज्य के बारे में नई जानकारी प्राप्त की। अमर खंडहर सभ्यता के भीतर कई दिव्य साम्राज्यों में प्रत्येक ने एक बार दिव्य प्राणियों को जन्म दिया था, लेकिन उनमें से अधिकांश दिव्य प्राणी गायब हो गए हैं, संभवतः उनके जीवनकाल के अंत के कारण। हालांकि जिस राष्ट्र ने एक दिव्य व्यक्ति को जन्म दिया है, उसका स्वाभाविक रूप से गहरा आधार होता है। 7 सितारा सभ्यता की ताकत गुयू दिव्य साम्राज्य के साथ तुलनीय थी, जो 7 सितारा सभ्यता की शक्ति का पर्याप्त सबूत था। शायद यह अमर खंडहर सभ्यता में एक और दिव्य साम्राज्य है। सीमा आत्मा ने सुझाव दिया। आप बाहरी दुनिया के साथ संवाद कर सकते हैं, जांच करने के लिए अपनी सभ्यता में सूचना प्रणालियों का उपयोग कर सकते हैं। वह एक दिव्य प्राणी था और अगर वह मर भी गया होता तो उसे अमर खंडहर सभ्यता के इतिहास में दर्ज किया जाना चाहिए था। सीमा आत्मा की आवाज़ फिर से कोमल हो गई थी। मुझे क्यों जांच करनी चाहिए? इससे मुझे कोई फायदा नहीं है। ली युआन ने अपना सिर हिलाया। आप मुझे दुनिया के भीतर कुछ अधिकार भी नहीं देंगे। वास्तव में सीमा आत्मा के उल्लेख के बिना भी ली युआन अभी भी जांच करेगा, क्योंकि उसे संदेह था कि गुयू दिव्य साम्राज्य के अलावा अमर खंडहर सभ्यता की अन्य ताकतें अब इसमें शामिल थीं। हालांकि उसे सीमा आत्मा से कुछ लाभ प्राप्त करने का तरीका खोजने की जरूरत थी। मेरे गुरु ने कुछ नियम बनाए हैं जिन्हें मैं नहीं तोड़ सकता, सीमा आत्मा ने दृढ़ता से कहा। हालांकि अगर आप इसे सत्यापित कर सकते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा लाभ दूंगा। सच में, मुझसे झूठ मत बोलो, ली युआन ने कहा। मैं स्वाभाविक रूप से आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, सीमा आत्मा ने कहा। मैं आखिरकार एक इंसान नहीं हूं। ली युआन के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। मेरा इंतजार करो। तेजी से ली युआन ने संचार उपकरण का उपयोग करके बाहरी युद्ध बेस को अपने नियंत्रण वाली स्थिति की सूचना दी। साथ ही उन्होंने अग्नि दिव्य सत्ता के बारे में सब कुछ की जांच का अनुरोध किया।
बेशक ली युआन ने सीमा आत्मा का उल्लेख नहीं किया, केवल इतना कहा कि उन्हें कई अर्धदिव्य स्तर के चमत्कारों के अवशेषों में अग्नि दिव्य सत्ता के निशान मिले हैं और इसमें अन्य शक्तियों के शामिल होने का संदेह है। अल्पविराम। अग्नि दिव्य प्राणी दिव्य स्तर की शक्तियों से बंधा हुआ। क्या ये हो सकता है कि देवताओं को जन्म देने में सक्षम अन्य ताकतें इसमें शामिल हो रही हैं? युद्ध बेस में यान यूनहू और तवारेस, जो पीछे रहने के लिए जिम्मेदार थे, ली युआन का संदेश पाकर चौंक गए। इसी समय उन्हें एक स्पष्ट अनुभूति हुई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे मजबूत प्राइम वॉरियर्स उभरे हैं। नए लोग वुमनोंग और अन्य के साथ प्रतिस्पर्धा भी कर सकते हैं। वे सभी ऐसे हैं जो गुयू दिव्य साम्राज्य से प्राप्त खुफिया जानकारी में पहले कभी नहीं दिखाई दिए थे। पता चला वे अमर खंडहर सभ्यता में अन्य प्रमुख ताकतों से आए थे। यान यूनहू और तवरेस दोनों ने अपने दिल में अनुमान लगाया। उन्होंने विलंब करने का साहस नहीं किया तथा लुडेनेफ, वुमनोंग और अन्य लोगों को संदेश भेजा जो प्रजनन क्षेत्रों की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। उसी समय उन्होंने तत्काल अग्नि दिव्य सत्ता के बारे में सूचना दी। अल्पविराम। गुयू डिवाइन किंगडम, मिंटियन सिटी। एक बड़े सम्मेलन कक्ष के अंदर शक्तिशाली आभा उत्सर्जित करने वाले कई प्राणी आराम से बातें कर रहे थे। उनमें से दो के माथे पर गहरे लाल रंग के एकल सींग उगे हुए थे। ची जीसा, मैंने सुना है कि आपके प्रथम श्रेणी के कई योद्धा मारे गए हैं, एक सींग वाले बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, बड़े चाचा, केवल कुछ हजार लोग ही मरे हैं, मिंटियन होल ने हंसते हुए कहा। नीचे हमारे लोग बिना किसी परेशानी के आसानी से दसियों हजार लोगों को बुला सकते हैं। एक अन्य लाल वस्त्रधारी देवता ने हंसते हुए कहा, यदि वे सभी मर भी गए तो भी कुछ दशकों में एक नया समूह उत्पन्न हो जाएगा। हाँ, बस कुछ तोप का चारा, एक अन्य देवता भी हंसा। गुयू दिव्य साम्राज्य में 1000 साल की आयु वाले अर्धदेवताओं के रूप में अगर मोहू जैसे कुछ सुपर विलक्षण लोगों की मृत्यु हो जाती तो वे बहुत दुखी होते। लेकिन प्रथम श्रेणी के योद्धा, द्वितीय श्रेणी के योद्धा, इन देवताओं को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मिंटियन होल ने सच्चे अफसोस के साथ कहा, मुबा की मौत सचमुच शर्म की बात है, वह युवा बहुत होनहार था। दिव्य जाति के लिए मरना उनका सम्मान है, एक सींग वाले बुजुर्ग ने उदासीनता से कहा। दिव्य सत्ता की विरासत के लिए संघर्ष करना और एक अन्य शक्तिशाली सभ्यता के साथ प्रतिस्पर्धा करना, क्या इसमें मृत्यु शामिल नहीं होगी? भले ही वह मर गया, लेकिन उसने बहुत सारी गोलियां चलाईं। बाकी लोग, फ्रेया, रोमन, मिशन पूरा करेंगे, एक सींग वाले बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। उन पर विश्वास करो। फ्रेया वाकई बहुत ताकतवर है। 20 साल की उम्र में 5वें चरण के उच्च रैंक कौशल तक पहुंचना वाकई प्रभावशाली है। रोमन भी बुरा नहीं है। अन्य देवताओं ने आधे ईमानदारी से और आधे अनुग्रह से चापलूसी की। एक सींग वाला ये बुजुर्ग ची दिव्य जाति का प्रतिनिधित्व करने आया था। अमर खंडहर सभ्यता के भीतर 9 शीर्ष स्तरीय शक्तियों में से एक, ची दिव्य जाति के भीतर हमेशा दिव्य प्राणी पहरा देते थे, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। अचानक मिंटियन हो और एक सींग वाले बुजुर्ग दोनों ने अपने दिलों में उछाल महसूस किया, क्योंकि उन्हें एक साथ संदेश मिला था। एक क्षण में ही उनके चेहरे अत्यंत उदास हो गए। क्या गलत? क्या हुआ? अन्य देवताओं को तुरंत आभास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। फ्रेया, रोमन मर चुके हैं, मिंटियन हो ने गहरी आवाज में कहा, प्रत्येक शब्द के साथ लगभग अपने दांत पीसते हुए। अपनी मृत्यु से ठीक पहले उन्होंने कोई सूचना नहीं भेजी। क्या फ्रेया और बाकी लोग मर गए हैं? 3 अर्ध दिव्य स्तर के विलक्षण व्यक्ति मर गए हैं। अन्य देवताओं को तुरंत गुरुत्वाकर्षण का एहसास हुआ। यह विनाशकारी था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एओर्जिया, वुसिमन और उन शक्तिशाली प्रधान योद्धाओं ने कितनी भी भयंकर लड़ाई लड़ी या कितने प्रथम श्रेणी के योद्धाओं ने मध्य क्षेत्र में प्रवेश किया, ये सब गौण था। वास्तव में महत्वपूर्ण 3 अर्ध दिव्य स्तर के प्रतिभाशाली लोग थे। केवल उन्हें ही दिव्य अग्नि प्रणाली द्वारा छोड़े गए असंख्य परीक्षणों को पास करने और दिव्य खजाने को प्राप्त करने की आशा थी। लेकिन अब तो वे सब मर चुके थे। सम्मेलन कक्ष का माहौल तुरंत ही अत्यंत दमनकारी हो गया और कुछ देवताओं को बोलने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ समय बाद, ची जीसा, हार मान लो, एक सींग वाले बुजुर्ग ने अचानक हल्की आह भरते हुए कहा। कुई जियो और बाकी लोगों को वापस जाने का आदेश दो। संघर्ष छोड़ दो। इस संक्षिप्त समयावधि में चौंकाने वाली क्षति का सामना करते हुए एक सींग वाले बुजुर्ग ने अपना निर्णय लिया। हार मान लें। मिंटियन हो अभी तक इस स्थिति से उबर नहीं पाए थे। उन्होंने सहजता से कहा, हमने इतना बड़ा नुकसान झेला है और हम हार मानने जा रहे हैं। डूबे हुए घाटे की कीमत कोई घाटा नहीं है। हमेशा उन चिप्स की परवाह मत करो जो तुम खोने वाले हो। एक सींग वाले बुजुर्ग की निगाह बर्फीली ठंडी थी, फिर भी पूरी तरह से शांत। केवल 2 ही संभावनाएं हैं जो फ्रेया और रोमन को उनकी सफलता के बाद इतनी तेजी से मार सकती हैं। या तो ली युआन अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली है, या उन्हें दुनिया के भीतर दुनिया में पर्दे के पीछे की ताकतों द्वारा निशाना बनाया गया था। चाहे जो भी हो, हम अब अल्पावधि में विवाद के लिए उपयुक्त नहीं हैं। एक सींग वाले बुजुर्ग ने धीरे से कहा, यदि आप अभी भी इसके लिए प्रयास करना चाहते हैं तो मैं आपको मना नहीं करूंगा।
लेकिन दैवीय जाति, हम हार मानते हैं, एक सींग वाले बुजुर्ग ने गंभीरता से घोषणा की। वह भी क्रोधित और पीड़ा में था। आंतरिक रूप से यह आशा थी कि 3 अर्ध दिव्य स्तर के विलक्षण व्यक्तियों में से एक भविष्य में देवता बन जाएगा। उन्हें इस तरह खोना। फिर भी 7 सितारा सभ्यता द्वारा प्रदर्शित साधन उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थे। इतने लंबे समय तक जीवित रहने के बाद एक सींग वाले बुजुर्ग को एक बात पता थी, कभी कभी घाटे को कम करना लाभ का दूसरा रूप होता है। दैवीय जाति हजारों वर्षों से ऊंची उड़ान भरती रही, जिसका मुख्य कारण यह था कि वे कभी भी किसी एक चीज के प्रति अंत तक आसक्त नहीं रहे। जीसा, मुझे जाना होगा। कोई जीव और बाकी लोगों को अपने आप वापस जाने दो। मैं अनुबंध पर हस्ताक्षर करूंगा और हार मान लूंगा। इसके अलावा मैं उस मामले की जांच जारी रखूंगा जिस पर मैंने पिछली बार आपसे चर्चा की थी और आपको न्याय दिलाऊंगा। एक सींग वाला बुजुर्ग खड़ा हुआ और धीमे स्वर में बोला, दिव्य जाति के अंदर हमने कभी किसी कबीले के सदस्य को निराश नहीं किया। जब तुम्हारे पास समय हो तो अपने दादाजी से मिलने वापस जाओ, उनका जीवनकाल ज्यादा लंबा नहीं है। कहते हुए बुजुर्ग यूनिकॉर्न अब और नहीं रुका और सीधे अपने अधीनस्थों को सम्मेलन कक्ष से बाहर ले गया। वह मिंटियन हो को राख सा चेहरा लिए पीछे छोड़ गया। बाकी 3 देवता एक दूसरे की ओर देखने लगे, सभी मिंटियन हो के फैसले का इंतजार कर रहे थे। उन चारों में से मिंटियन हो सबसे शक्तिशाली था। एक लंबी चुप्पी के बाद, हार मान लो, सेना वापस बुला लो। मिंटियन हो ने भीगे हुए दांतों से 4 शब्द कहे। अल्पविराम। भयंकर पंख सितारा क्षेत्र के भीतर 7 सितारा सभ्यता के प्रजनन जिले की निरंतर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच शून्य में एक अभूतपूर्व भयंकर युद्ध छिड़ रहा था। मार मार, भाड़ में जाओ। कोई जीव ने बाज जैसी नाक और आंखों में एक भयावह भाव के साथ एक लंबा भाला पकड़े हुए गुर्राते हुए कहा। उसका आकार रहस्यमय तरीके से टिमटिमा रहा था और दूरी पर वो मनोंग पर उन्माद के साथ हमला कर रहा था। बहुत मजबूत, वह मुझसे बहुत अधिक शक्तिशाली है। वो मनोंग के माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था क्योंकि वह 2 ढालों को लेकर अपनी भाला तकनीक से कोई जीव के हमलों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। अचानक स्वोश, विशाल आकाश में सुनहरी रोशनी की एक चमकदार लकीर फैली जिसने कोई जीव के लंबे भाले को तुरंत रोक दिया। ब्लेड की रोशनी अंतहीन थी जो एक दबंग और हिंसक आभा बिखेर रही थी। ये यू जिंगे ही थे जो सहायता प्रदान करने के लिए जल्दी से आए थे। तुम्हारे लोग पीछे हटने लगे हैं, क्या तुम नहीं जा रहे हो? यू जिंगे की तलवार की चाल बहुत ही शानदार थी, उसकी मजबूत आवाज आसमान और धरती में गूंज रही थी। अगर तुम अभी नहीं गए तो एक बार जब हमारे सभी लोग आ जाएंगे और तुम्हें घेर लेंगे तो तुम बचकर नहीं निकल पाओगे। हम्फ। आंखों में आक्रोश के भाव के साथ कोई जीव ने देखा कि वो मनोंग को मारने की कोई उम्मीद नहीं थी और इसलिए उसका आकार प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और तेजी से दूर चला गया। यू जिंगे ने उसका आगे पीछा नहीं किया। 2 दिनों में कई बड़ी लड़ाइयों से गुजरने के बाद वे सभी कोई जीव के आतंक को समझ गए थे। उसकी ताकत किसी भी तरह से लूड नेव से कम नहीं थी। बूढ़े यू, बहुत बहुत धन्यवाद, वो मनोंग ने गंभीरता से कहा। हाँ, हमारे रिश्ते के साथ क्या हमें अभी भी ऐसी बातें कहने की ज़रूरत है? यू जिंगे ने हंसते हुए कहा, महान लड़ाई समाप्त हो गई है और दुनिया के भीतर दुनिया के लिए संघर्ष समाप्त हो जाना चाहिए। क्या ये खत्म हो गया? वे वाकई पीछे हट गए हैं। वो मनोंग थोड़ा चौंका, क्या तुमने वू सिमन और बाकियों को मार डाला? नहीं, ये दुनिया के भीतर एक दुनिया थी, यू जिंगे ने भावुक होकर कहा। लियुआन ने सिर्फ एक मुठभेड़ में 2 अर्धदेव स्तर की प्रतिभाओं को मार डाला। ये अंतिम अर्धदेव स्तर की प्रतिभाएं होंगी जो गुयू दिव्य साम्राज्य को मिल सकती हैं। अब वे सभी मर चुके हैं। दुनिया के भीतर दुनिया के लिए उनका संघर्ष निराशाजनक है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे पीछे हट गए। यू जिंगे ने हंसते हुए कहा, निकट भविष्य में संभवतः कोई बड़ी लड़ाई नहीं होगी। एक ही चाल में 2 अर्धदेव स्तर की प्रतिभाओं को मारना। वो मनोंग हैरान और कुछ हद तक अविश्वसनीय था। हाँ, यकीन नहीं हो रहा। ये सच है। ली युआन की ताकत कल्पना से परे है, यू जिंगे ने हंसते हुए कहा। उसके साथ यात्रा करने वाले कई प्रधान योद्धाओं की रिपोर्टों के अनुसार ली युआन को दिव्य शरीर सितारा तकनीक में महारत हासिल करनी चाहिए थी। दिव्य शरीर सितारा तकनीक। वो मनोंग और भी अधिक हैरान हो गया। क्या ली युआन केवल 1 महीने से भी कम समय के लिए दुनिया के भीतर दुनिया में नहीं रहा है? यू जिंगे ने मुस्कुराते हुए कहा, सटीक तौर पर कहें तो 24 दिन हो गए हैं। 24 दिन पहले वह अभी भी 19वीं रैंक का एक मार्शल कलाकार था। यू जिंगे ने थोड़ी भावना के साथ कहा, अब वह एक शक्तिशाली प्रधान योद्धा है जो दिव्य शरीर सितारा तकनीक का उपयोग करता है। ताकत के मामले में मुझे डर है कि वह एक साधारण 28वीं रैंक के प्रधान योद्धा से मुकाबला कर सकता है। उसकी विकास दर को देखते हुए यू जिंगे ने हंसते हुए अपने अच्छे दोस्त के कंधे को थपथपाया। ऐसा लगता है कि बहुत जल्द हमें 7 स्टार माउंटेन में एक नया साथी मिल जाएगा। अल्पविराम। भयंकर पंख सितारा क्षेत्र में महान लड़ाई के अंत की खबर जल्दी से दुनिया के भीतर दुनिया में ली युआन तक पहुंच गई। तथापि
वह जिस बात से सचमुच चिंतित था वह थी अमर खंडहर सभ्यता की दिव्य जाति के बारे में विस्तृत जानकारी जो उसे अभी अभी प्राप्त हुई थी। उसने जल्दी से उसे पलट दिया। सीमा आत्मा, आपने भी इसे देखा होगा, ली युआन ने धीरे से कहा। चियान का दिव्य जाति में पैदा होने वाला छठा दर्ज किया गया दिव्य प्राणी है। ऐसा लगता है कि वह हजारों साल पहले मर गया था। ली युआन ने कहा, इस बार दुनिया के भीतर दुनिया में प्रवेश करने वाली प्रतिभा बहुत संभवतः दैवीय जाति की अर्धदेव स्तर की प्रतिभा है। ये वास्तव में वह है। अच्छा हुआ कि वह मर गया। बहुत अच्छा। सीमा आत्मा की आवाज में क्रोध की झलक थी। ली युआन ने मन ही मन आह भरी। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, अनगिनत युगों के बीतने के बाद देवताओं को भी मृत्यु के आगे झुकना पड़ा। कुछ समय बाद, ली युआन, धन्यवाद। सीमा आत्मा की आवाज फिर से नर्म हो गई। मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ली युआन ने अपना सिर हिलाया। मुझे लाभ चाहिए और आपने कहा था कि आप मुझे धोखा नहीं देंगे। ली युआन ने यह भी